अमेज़न का एआई हायरिंग सिस्टम वीमेंस कॉलेज जाने वाली किसी को भी ऑटोमैटिकली रिजेक्ट क्यों कर देता था? ब्लैक इंजीनियर्स को व्हाइट इंजीनियर्स के कंपैरिज़न में 2.4 अ, टाइम्स कम कॉलबैक्स क्यों मिलते हैं? जबकि रिज़्यूमे आइडेंटिकल होते हैं। और टैलेंट शॉर्टेज तब क्यों हो रहा है जब हज़ारों क्वालिफाइड इंजीनियर्स इंटरव्यूज़ तक नहीं पहुँच रहे? जवाब सुनकर आपको गुस्सा गुस्सा आएगा, लेकिन उसके सब जवाब इन सब सवालों के जो जवाब हैं वो हम ईमान भाई से लेते हैं। तो ईमान भाई, हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी नज़र में टेक हायरिंग सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? क्यों कंपनीज़ को हज़ारों एप्लीकेशंस मिल रही हैं, लेकिन वो कहती हैं कि ये क्वालिफाइड टैलेंट नहीं मिल रहा? यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो सिस्टम ब्रोकन है। जो आपका सिस्टम है ना, हायरिंग का सिस्टम, दैट इज अ ब्रोकन सिस्टम। ठीक है, मतलब आप रिलाय नहीं कर सकते किसी भी चीज पर। उसके अंदर बहुत सारी कि वो और वो कि इसका एक वो क्या कहते हैं, कंपोज्ड आंसर नहीं है इसके लिए। काफी आपको ना ब्रेक डाउन करके चीजों को देखना पड़ेगा। मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं, मल्टीपल चीजें हैं कि ये सिस्टम क्यों टूटा हुआ है। ठीक है, तो इसका तो शॉर्ट आंसर तो यही है। अरमान भाई, मैं अभी पढ़ रहा था रिसर्च, तो उसमें ये था कि अराउंड 300 प्लस रिज्यूमेस पर वीक कंपनीज को रिसीव होते हैं, लेकिन उनको हम्म। कॉल्स नहीं जाती। हम्म। तो ज़रा इसको भी एक्सप्लेन करें ना कि ऐसा क्यों है? लाइक लिंक्डइन पे जो है वो एप्लीकेशन घोस्टिंग हो रही है और रेफरल्स और वो सब कर रहे हैं, लेकिन स्टिल लिंक्डइन से, लाइक अगर आप बाकी अकाउंट्स पे, लाइक एक्स पे जाके आप सिर्फ आईटी आईटी के जो कम्युनिटीज हैं उनको देखें, तो वो सिंपल ये बात कर रहे हैं कि डिलीट योर लिंक्डइन। सो हम्म। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? डिलीट योर लिंक्डइन, दैट्स इंटरेस्टिंग। डिलीट योर लिंक्डइन है, लिटरली लोगों ने अपनी लगाई हुई हैं, स्क्रीनशॉट्स लगाए हुए हैं जिसमें उन्होंने अपना लिंक्डइन से डिलीट कर दिए हैं। हम्म। नाइस। यार एक चीज जो मुझे समझ में आती है ना, मेरे पर्सनल एनालिसिस और एक्सपीरियंस की वजह से, मे बी आई कुड बी रॉन्ग, वो ये है कि अ, अगर 500 एम्प्लॉयज की कंपनी होगी या 1000 एम्प्लॉयज की कंपनी होगी, तो बहुत सारी कंपनीज में क्या होता है, एक या दो एचआर मैनेजर हायर किए होते हैं। ठीक हो गया। तो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होते हैं वो, या ह्यूमन रिसोर्स को जो मैनेज करने वाले लोग हैं, जो स्किल सेट है, अब वो अगर वो 5000 कंपनी, 1000, 2000, 3000 की कंपनीज में हैं, तो इट मीन्स के क्या होगा कि जब वो हफ्ते की या दिन की 1500 एप्लीकेशंस आएंगी, तो वो कैसे फिल्टर आउट करेंगे? ठीक है। ऑफ कोर्स फिर वो किसी टूल्स की तरफ जाएंगे, किसी वो एआई इनेबल्ड सिस्टम्स को देखेंगे। और डेफिनेटली जब वो एआई जिस बायस पर ट्रेन हुई हुई है, तो वो उस बायस के मुताबिक जो है वो रेज्यूमेस को फिल्टर करके लाएगी। तो आई थिंक दिस इज द रीजन, ये जो इन्फ्लक्स है डेटा का, रेज्यूमेस का, वो बहुत ज्यादा है। लेकिन आगे बॉटलनेक क्या बनी हुई है कि जो रिसोर्सेज आपके प्रोसेस कर रहे हैं एप्लीकेशंस को, कांट छांट कर रहे हैं, फिल्टर आउट कर रहे हैं, ठीक है, रेज्यूमेस को, वो दे आर नॉट qualified enough to understand or to, you know, get the right talent out of those thousands of applications. तो मेरा ख्याल है कि ये एक ना इसका थोड़ा सा अप्रोप्रिएट आंसर होगा। तो ये जो इंटरव्यूज के अंदर जाके जो क्वेश्चनिंग होती है और सारा कुछ, उस वो लाइक लीड कोड का जो कॉन्सेप्ट है, और हाँ, वो तो, उसमें ये तो जो देखो, ये कहानी तो है। पहला जो क्वेश्चन था ना आपका, वो तो ये था कि भाई फिल्टर आउट क्यों नहीं हो रहे। अच्छा, तो आउट ऑफ दोज थाउजेंड ऑफ एप्लीकेशंस, इफ यू आर लकी इनफ कि आप फिल्टर आउट हो जाते हो, और आपको आगे फिर प्रोसेस, हायरिंग प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाता है, तो उसके लिए उसके बाद क्या मसला है, मसाइल है। अच्छा, मैं जो हूं ना अपनी जब से मेरे कैरियर में जो काफी सारे इंटरव्यूज मैंने दिए हैं, सैकड़ों की तादाद में या हजारों की तादाद में होंगे, तो जो सबसे मुझे प्रॉब्लमेटिक
और सबसे जो बुरी चीज़ लगती थी मुझे, अगेन दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, यू कैन एग्री और डिसएग्री, लेकिन जो मुझे सबसे बड़ा जिससे मेरी जान जाती थी, ठीक है, इन गुड अच्छे अल्फाज में, वो ये था कि ये जो लीड कोड की आपने बात की है ना कि यार कोडिंग एग्जांपल्स, सही है, अब आपको 1 घंटे का टाइम दिया हुआ है, आपने उसमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और यार वो इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होते हैं, आप सॉल्व करने बैठते हो, ठीक है, तो मुझे याद है मैंने एक पता नहीं टेस्ट देना था किसी कंपनी का, तो यार मैंने कॉल के ऊपर अपने जो है ना 5 या 6 कलीग्स को मैं लेकर आया, और ठीक है, और वो 1.5 घंटे का टेस्ट था, अब हम लोग इकट्ठे स्क्रीन शेयर करके बैठे हुए हैं, हर बंदा जनाब कर रहा है, यार किसी बंदे से भी नहीं परफॉर्म हो सका, ठीक है। अच्छा, फिर वो खाली यही नहीं कह रहे होते कि यार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, इसका कोड लिखो, वो कह रहे होते हैं एज केसेस भी कवर करो, वो कह रहे होते हैं इसको डिबग करके ये आंसर आना चाहिए, ठीक है, इसके कॉर्नर केसेस भी होने चाहिए, इसके टेस्ट केसेस भी लिखने चाहिए, आई मीन व्हाट द हेल इज दिस यार, वो ठीक सिर्फ़ है। छोटी वो क्या कहते हैं, वो सिर्फ़ आपसे छोटी का रिश्ता ही रहना रह जाता, बाकी तो सब कुछ ही सही वो बात खराब है, हो। सब कुछ ही जो है ना, और यार मतलब बंदा प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, कंपनी के अंदर जब काम करता है तो ऐसे नहीं करता, जब प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बंदा काम करता है तो वो कैसे करता है यार, एक प्रॉब्लम सेट आता है, उसकी रिक्वायरमेंट डिफाइन होती है, आप उसका पूरा फ्रेमवर्क बनाते हो, आर्किटेक्चर होता है, डिजाइन होता है, ठीक है, उसके बाद आप उसकी लाइब्रेरीज देखते हो कौन सी रीयूजेबल रीयूज करनी है, मतलब ये रियलिस्टिकली रियलिटी से निहायत ही हट के कोई फिक्शियस चीज है आपके यार, लीड सर कोड वो और ये जो इसके इंटरव्यूज़ होते हैं ना, उनकी जो मीम है ना, वो एक बड़ी मज़ेदार मेरे ज़हन में आई है। वो हम्म ये एक मासूम सा बच्चा होता है, उसके हम्म सामने पहले शेर खड़ा होता है हम्म और फिर उसके सामने ना बिल्ली खड़ी होती है। नीचे शेर वाली की जगह पे कैप्शन होता है, व्हाट व्हाट दे आस्क इन इंटरव्यू हाँ, एंड व्हाट यू हैव टू डू इन रियल रियल ड्यूरिंग जॉब प्रोजेक्ट, या ड्यूरिंग जॉब, ड्यूरिंग जॉब। एग्जैक्टली। मतलब कि आप मुझे बताएँ कि सर ठीक है, आप टेस्ट केसेस लिखवा रहे हैं, आप एज केसेस लिखवा रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं। क्या इन रियलिटी ये सब कुछ हो सकता है? 1 डेढ़ घंटे के एक 1.5 घंटे में तो इम्पॉसिबल, और हाँ ऑफ अच्छा, कोर्स। फिर सबसे मज़ेदार जो शुगल होता है ना सर, आप इंटरव्यू देने जाएँ, जाते सार ही ना अब वो ठीक है यार, तुम सही है, तुम्हें प्रिपेयर करने का टाइम मिल रहा है, उस प्रिपेयर करने के टाइम में कोई और फिलर क्वेश्चन सोच लो। सीधा सवाल, व्हाट इज़ हूप? बंदा कहता है, ला मैं जुत्ती ना लवां ते अपने सिर च ना मारन लग पवां। यार ठीक है यार, अब सामने तुम्हारे 10-15 साल के एक्सपीरियंस का बंदा बैठा हुआ है, तुम उससे ये पूछ रहे हो व्हाट इज़ हूप? मैं यहाँ पे नस्ट यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर लगने आया हूँ। एग्जैक्टली। इस पे अक्सर मैंने देखा, मैं इंटरव्यू पैनल में था, मेरे साथ अगर कोई जूनियर इंटरव्यूअर था, उससे जब इस किस्म का क्वेश्चन किसी सीनियर बंदे से किया तो वो लिटरली तप गया, कहते यार ये आप कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं मुझसे, आप सर प्रैक्टिकल वो एग्जांपल के क्वेश्चन पूछे, और सर वो तपना बनता है। सर मैं ना मुझे ना अक्सर हमारे एक कीओए के हैं दोस्त हैं, वो अक्सर मज़ाक करते हैं, कहते हैं जी हमारे साथ प्रिंसिपल लेवल का बंदा बैठा हुआ, तो सीनियर कीओए का ना वो था इंटरव्यू हो रहा था, तो इंटरव्यू में पता है पहला सवाल क्या पूछा? व्हाट इज़ टेस्टिंग? ओए, ओए, ओए! कहता कहता देखा कितना सख्त सवाल पूछा हमने पहला सवाल। मैं बहुत कहा सख्त ठीक है सवाल उस्ताद। पूछा है। मैं कहा वो सही है उस्ताद जी सिखा रहे हो। अच्छा, तो इसमें ना ये जो लीड कोड का जो आपने सवाल किया है ना, इसके अंदर बेसिकली ये FAANG, अब इसको फांग पढ़ेंगे, फैंग पढ़ेंगे, व्हाटएवर, वो फैंग्स होते हैं ना, वो ये ड्रैकुला के फैंग्स तो इसको ना ये फैंग स्टाइल इंटरव्यूज होते हैं, यानी FAANG, एफ से फेसबुक, ए से अमेजोन, ए से एप्पल, एन से नेटफ्लिक्स एंड जी से गूगल। तो ये कंपनीज, अच्छा, जो एक SME होगी, जो जूनियर कंपनी होगी, वो भी इनको फॉलो करने की कोशिश करेगी। मैं ऐसे वो ही एक कंपनी में इंटरव्यू देने गया यार, कोई तीसरा चौथा, मैंने कहा भाई कितने इंटरव्यू लेने हैं, माइक्रोसॉफ्ट 17-17 लेती है, मैंने कहा आप माइक्रोसॉफ्ट है। मैंने नहीं सीधा उस बंदे पे को भी कहा तो उस तरह से करो ना। हाँ, वो तो मैंने कहा इंजीनियर यार, को वो तो इंजीनियर को दामाद बना के रखते हैं, तुसी बनाओगे? हाँ तुसी पे साला बढ़ा के जेड़ा हाँ, लता तुसी मार साले दो। आला हाल करदे हो। वो अच्छा, अजें तां साले दा भी नहीं करीदा हाल जन जो ए करदे एग्जैक्टली। ने। अच्छा यार, वो लोग आपको, अच्छा इवन ये उनका जो स्टाइल है FAANG, ये अगेन दिस स्टाइल इज आल्सो फ्लॉड, मतलब इनको इन कंपनीज के भी स्टाइल के ऊपर ना बड़े मतलब क्वेश्चंस हैं, ये नहीं है कि वही वाली बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, दे आर लीडर्स इन टेक्नोलॉजी, बट इट डजंट मीन के यार दे, अब वो क्या करेंगे, आपको 100 से 200 घंटे का
टेक होम प्रोजेक्ट देंगे जिस पे आपकी तकरीबन 2.5 टू 5 वीक्स लगेंगे, आपने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करके देखी। व्हाट द हेल इज दिस, और अनपेड। भैया आप एक इंटरव्यू ले रहे हो, क्या कर रहे हो यार, पड़ता है। तो ये वो सिस्टम का फ्लॉ है जो कि आई डोंट नो कहाँ से आया है, कैसे बिल्ड हुआ है। ये वही गुलामाना, गुलामों को टेम करने के लिए जिस तरीके से आपको किया जाता है ना, ऑपरेशनल माइंडसेट, ये उसी की सारी आ जाके कहानी हमारी जो है ना उधर ही वो आ जाती है। स्ट्रैटेजिक में आती ही आती है। अच्छा मेरा एक सवाल है। मुझे एक बात बताएँ कि आजकल जो है ना वो एआई जो है ना वो कोड कर लेता है, एग्जैक्टली ठीक है? अब लीड कोड का जो प्रॉब्लम्स है, वो चैट जीपीटी वो 3 सेकंड में करता है। चुटकियों में तो चुटकियों में यार कर लेता व्हाट है भाई। व्हाट व्हाट वी आर व्हाट इज गोइंग द टू प्रूव? पॉइंट एग्जैक्टली, व्हाट आर यू टेस्टिंग, क्या व्हाट टेस्ट कर आर यू रहे हो? सर हाँ आपने कॉमेट ब्राउज़र चेक किया है? हाँ, मैंने देखा था। आपने कॉमेट ब्राउज़र चेक किया है? यस। यार वो कॉमेट देखें वो क्या है वो ब्राउज़र है जिसको आप सिंपल इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं और हम्म वो एज़ ए ह्यूमन इंटरेक्शन काम करता है। लाओ हम्म बाजी लीड कोड का लाओ मेरे पास क्या कहते हैं वो क्वेश्चन मेरे हाँ, पास लाओ, मैं देता हूँ कॉमेट को, उसको कहता हूँ सॉल्व दिस। भाई जी ना वो सॉल्व करे सॉल्व विदिन कर देगा, 3 सॉल्व घंटे का कर देगा। 3 घंटे का वो काम जो है ना आधे घंटे में करके मैं सबमिट हाँ करूँ और सारा कुछ हाँ, कवर हो, तो ऐसे ही। बाबा जी फिर बताएँ ना फिर क्या करेंगे आप? फिर वो तो हायर करेंगे, लेकिन अच्छा अगेन वहां पे भी फिर बॉटलनेक बन जाएगी ना। मिसाल के तौर पे 100 एप्लीकेशंस आएंगी, 100 उनके पास आ जाएंगे। अब वो और सारों का अगर उसका आइडेंटिकल होगा या सबने सॉल्व किया होगा, नाउ व्हाट, आप किसको रखोगे बताओ? ठीक है। तो वही बात है कि यार ये इनका ना फ्लॉड, बेसिकली इसको मैं यही कहूंगा कि सिस्टम जो है ना हायरिंग का वो फ्लॉड है। आप अपने मतलब इनको फॉलो कर रहे हैं कंपनीज को, लेकिन कोई इनोवेशन नहीं ला रहा। और इसकी जो बेसिक रीजन है वो यही बात है, जिससे मैंने पहले कहा था कि 500,000 कंपनी के ऊपर एक खाली एचआर मैनेजर बैठा होता है। अब वो बेचारा, वो उसका दिमाग कैसे चलेगा, ये हायरिंग प्रोसेस को कैसे इम्प्रूव करे, मतलब। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है बेसिकली ना, ये बहुत बड़ा एक अब इसमें वैल्यू एडेड, हम वैल्यू क्या ऐड कर सकते हैं कि व्हाट कैन वी डू दैट, ठीक है ना, यूजिंग एआई और बाकी डिफरेंट टूल्स को करके हम इस गैप को कैसे फिल कर सकते हैं। इट कुड बी अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इट कुड बी अ प्रोडक्ट जो कि हम बना सकते हैं। ठीक है। देखें जी हम साथ-साथ एंटरप्रेन्योर भी पैदा कर रहे हैं और इसके साथ-साथ जो है ना वो मेरी आप सबसे गुज़ारिश है कि आप अपने जो इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस हैं ना, वो भी हमारे साथ प्लीज़ कमेंट में शेयर करें, ताकि हम्म। हमें पता चले कि हम ही 2 बेचारे जो है ना वो नहीं नहीं रो फँसे रहे हुए, बैठे हुए, नहीं रो रहे हमारे और भी साथ और बहुत भी सारे रोने रो वाले रहे। हैं। अच्छा, थोड़ी सी ना मैं यहाँ पे थोड़ी सी पर्सनल स्टोरीज बताऊंगा। मैं 2003 के 4 की बात है, मैं एक कंपनी में देने गया। उसने मुझसे पूछा इंटरफेसेस बताया। अब जाहिर बात है यूनिवर्सिटी से निकले हुए थे, 1 डेढ़ साल का एक्सपीरियंस, इतना ज्यादा काम नहीं किया था। मैंने कहा यार इंटरफेस जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन होती है, मैंने बुकिश डेफिनेशन बता दी। कहता है तो पोलीमॉर्फिज्म क्या होती है? मैंने कहा पोलीमॉर्फिज्म भी मैंने कुछ बताया, लेकिन पता नहीं मैंने उस वक्त सही नहीं बताया। और मुझे कहता है कहाँ पढ़ते रहे आप? व्हाट द है? मैं कहा ये क्या बकवास है? कहता है अब मैं उसका शक्ल देख रहा हूँ। मैंने कहा यार क्या मतलब है कहाँ पढ़ते रहे यार? तो मैं कहा तुमको आप क्वेश्चन पूछिए अगर आपको। खैर उस वक्त इतना ज्यादा वो पुशबैक देने की आदत ही थी, फिर हम लोग वो, बहरहाल मैं फिर चलता रहा। उसने आगे कुछ और क्वेश्चन पूछे और इंटरव्यू खत्म हो गया। बहरहाल वो मेरे जेहन के ऊपर ना बड़ा दबाव था कि यार इस बंदे ने क्या किया मेरे साथ, मतलब इस बंदे ने इंसल्ट की है, इंटरव्यू ले रहा है तो आप, मतलब ये क्वेश्चन करना कोई बनता नहीं है, वो टीचर तो नहीं लगा हुआ ना। तो बहरहाल मैं खैर आगे पीछे कभी मैं कहीं देता रहा, किसी जगह पे मेरी जॉब हो गई। तो एग्जैक्ट 3 या 4 साल के बाद, 4 साल के बाद या 5 साल के बाद मैं ओविक्स में जॉब करता था। तो ऊपर एक कॉल सेंटर होता था टच स्टोन के नाम से। तो वो बंदा मुझे मिला उधर ना, तो वो कॉल सेंटर में था, कॉल सेंटर एजेंट लगा हुआ था। मैंने कहा वाह भी वाह। मैंने कहा चलो देखो, वो क्या कहते हैं कि किस्मत के जो ढोल होते हैं वो सुहाने होते हैं। ठीक है। तो अच्छा, तो दूसरा इसी तरह ना एक और था कि एक इंटरव्यू में मुझे टेस्ट उन्होंने दिया। ठीक है। और वो टेस्ट जो था वो 70% ठीक हुआ। ठीक है, लेकिन बाकी खराब हो गया।
तो इसी तरह के ये लीड कोड के टेस्ट की बात उन्होंने थी। उन्होंने पीएएफ की टोपी निकाल के सर पे पहनी। उन्होंने कहा इस अकेडमी में जब तक 100% इज़ द नॉर्मल, 110 एग्ज़ैक्टली, परफ़ॉर्म 110 एग्ज़ैक्टली। परफ़ॉर्म करना होता है। 110 परफ़ॉर्म करोगे तो फिर आप आओगे, ठीक है? अच्छा अच्छा ये आपकी इन बातों से ना मेरा अगला सवाल है वो ये है कि आपको क्या लगता है कि ये सिस्टम फ्लॉड है फॉर सेल्फ टॉट और जो बूट कैम्प वगैरह के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए? हाँ, यस। मतलब जो एकेडेमिया या एकेडेमिक्स के स्टूडेंट जल्दी-जल्दी बाहर आ रहे होते हैं, उनको ये थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी जाती है कि यार आपने कम टाइम के अंदर जो है ना इस किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और जितना ही फास्ट कोडिंग करनी है, तेज़-तेज़ कोडिंग करनी है, ठीक है? हैकाथॉन्स हैकाथॉन तो फिर अगेन वो टाइम टेक होते हैं, उसके तो 1 वीक, 2 वीक का टाइम होता है। लेकिन ये जो बूट कैम्प की बात की है और इस ये एग्ज़ैक्टली ये सही कह रहे हो। तो वो और वो फ्रेश माइंड होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है वो बच्चे मतलब यूनिवर्सिटी में पढ़ के निकले हुए होते हैं यार अब एक एक्सपीरियंस बंदा अगर आ रहा है, आप उससे ये नहीं पूछ रहे कि उसने रियल टाइम में क्या डिलीवर किया है और जो आपने डिलीवर किया, उसका आर्किटेक्चर क्या था और उससे कंपनी को कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, कितने वैल्यू में वो चीज़ ओरिएंटेड नहीं आपकी है आप। बिकी, कितनी वैल्यू बिकी। तो ये चीज़ जब आप नहीं पूछेंगे अगले बंदे से, तो आप उसको जज नहीं कर सकते, ठीक है? यस, इसलिए तो बात आ रही है ना आजकल कि आप ना अपने रिज़्यूमे में, अपनी लिंक्डइन की प्रोफ़ाइल में अगेन दिस इज़ अ वेरी प्रो टिप आप नंबर्स ऐड करें, कि आपने सब्जेक्टिव करें। इस कंपनी के अंदर ये प्रोजेक्ट डिलीवर किया था, उससे इतने परसेंट लोगों का पेन पॉइंट रिज़ॉल्व हुआ, उससे इतने परसेंट रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ, उससे ये फ़ायदा हुआ। क्या वो परसेंटेज लिखें, नंबर्स लिखें और जब आप इस किस्म की होंगे तो ये सॉलिड फैक्चुअल बेस आपकी इन्फॉर्मेशन होगी जो कि आगे डिलीवर हो रही होगी, ठीक है? अच्छा, अब एक छोटा-सा जो है ना वो सवाल रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। प्रेशर में प्रेशर में हर कोई परफ़ॉर्म नहीं कर सकता, हाँ, ठीक है? ओ अब यार वो इंजीनियर्स जो कि प्रेशर में परफ़ॉर्म नहीं करते, आप उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं, लाइक जो इंटरव्यू होता है ना, वो 1 घंटे का प्रेशर कुकर होता है, ठीक है? हाँ, अब वो ब्रिलियंट इंजीनियर है, लेकिन वो अगर प्रेशर में परफ़ॉर्म नहीं कर सका, तो क्या आपको नहीं लगता है कि वो इंटरव्यू उसकी रियल जॉब से बहुत ज़्यादा डिफ़र है? मतलब कि मेरे करियर में मुझे नहीं याद कि कभी मतलब कि प्रेशर इतना ज़्यादा प्रेशर आया हो कि भाई जी मैटर ऑफ लाइफ़ एंड डेथ आ गया हो। यार मेरी अगेन वही बात है प्रेशर से ना अब मैं वो यूज़ कर लेता हूँ वर्ड मेरी तो प्रेशर से फटती है भई, कोई सिंपल बात सी नहीं, बात है। नॉर्मल है ये वर्ड। हाँ, मेरी जो है ना जान जाती है प्रेशर से, ठीक है। मैंने और इसकी मैं क्यों बताऊँगा कि यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा इश्यू नहीं हुआ, कभी प्रेशर का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन जब ये डेडलाइन्स की बात आती थी ना, तो तब ना एक छठी हिस्स में अलार्म बजने शुरू हुई, यार ये और मैं कभी भी ना, कभी भी सही डेडलाइन में कमिट ही नहीं कर सका अपने करियर में, ठीक है? मैं ऑनेस्टली इसी बात को कन्फेस करता हूँ कि मैं कभी भी हालाँकि मैंने अपने हाथ से कोड लिखना होता था, सब कुछ करना लेकिन मुझे आइडिया नहीं होता था यार ये कितना टाइम लगेगा बिकॉज़ हुँ, देयर आर सो मेनी अननोन्स, अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस आप किसी ऐसी जगह पे फँस जाते हो, आप कोई ऐसा रन टाइम एरर होता है जो रिज़ॉल्व ही नहीं हो रहा होता, उस वो आपका 2 दिन ले जाएगा, 3 दिन ले जाएगा। आपको समझ ही नहीं आएगी, पता ही नहीं चलेगा। आप अपनी सारी डिबगिंग की टेक्निक्स उस पे अप्लाई कर दो, ठीक है? बट स्टिल यू आर नॉट गोना एबल टू फिगर आउट कि यार इश्यू है किस जगह पे। सर तो स्क्रम खराब ही इसी वजह से हुआ था ना, कोई स्क्रम का जो फ्लॉ हाँ, है वो यही है ना। एग्ज़ैक्टली कि आप बेसिकली जो है ना वो तो अब इस इन केसेस के अंदर जब आप प्रेशर डालेंगे, आप कहेंगे यार चलो 8 घंटे नहीं तो तुम 12 घंटे बैठो, ठीक है? या यार मुझे याद है मैं लाहौर गया था, मेरा एक आईटीएस एक कंपनी होती थी जिन्होंने वारिद टेलीकॉम का ना बिलिंग सिस्टम बनाया था। कुवैत की ये कंपनी थी मतलब बाहर की कंपनी थी आईटीएस। ये डीपीएस एक होती थी पुरानी अगर याद हो तुम्हें, डीपीएस की पेरेंट कंपनी थी ये, आईटीएस। उसमें मेरा एक दोस्त था, तो मैं उसको एक जगह पे रुका हुआ था किसी उसको ना लाहौर में कोई किराए पर लेके ना पोर्शन दिया था, वहाँ पे और भी डेवलपर्स थे। यार मैं गया तो उसे दिखाया ये लड़का जो सो रहा है ना कहता है ये 4 दिन बाद आया, 4 दिन ये ऑफिस में था। ये एक इश्यू आया हुआ था या पता नहीं इसने कोई डेडलाइन मीट करनी थी तो ये 4 दिन से सोया नहीं है। तो अब आके ये सो रहा है, अब ये मेरा ख़्याल है 8-9 घंटे सोएगा, उठ के फिर ऑफिस चला जाएगा। क्या बकवास है यार! ठीक है, वो ये भी बात तकरीबन 2004-5 की है, पुरानी बात है।
लेकिन प्रेशर डाल के आप किसी से काम नहीं करवा सकते भाई। काम में फ्लॉज होंगे, आपके बग्स होंगे। अगर प्रेशर डाल के आप डिलीवरी करा भी देंगे, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि आप टाइम आपका ज्यादा लगेगा, बिकॉज कि वो अपने बग्स रिजॉल्व करने, क्वालिटी नहीं आएगी। ठीक सर है, वो क्वांटिटी का काम निकलवा लेंगे, टेक्निकल डेप्थ आप बहुत बड़ा टेक्निकल क्रिएट डेट कर ऐड रहे हैं। कर लेंगे, एग्जैक्टली टेक्निकल डेट क्रिएट करेंगे। और अच्छा, टेक्निकल डेट एक ऐसा ऑर्फन चाइल्ड होता है, एक ऐसा लावारिस बच्चा होता है जिसको लोग नहीं देखते, नए नए फीचर्स नहीं बिल्ड कर रहे होते हैं, वो पीछे जारी जा रहा होता है, बढ़ जा रहा होता और वो अल्लाह के फज़ल से ना साल 1.5 साल बाद जो है ना वो ऑर्फन चाइल्ड जो है ना नाक बन के आपके सीने पे डसता है यूँ करके ठक, ठक। है। और आपको समझ नहीं आती कि अब आपने ना इसको कि यार ये मतलब हुआ क्या है मेरे कि साथ। इसको निगलना है कि उगलना है। आ, तो ये भाई जी, ये चक्कर होता है। ठीक हो गया। अच्छा अब ना हम अपने जो इसका जो अगले क्वेश्चन है ना उसकी तरफ चलते हैं कि आपने एआई रिलेटेड हायरिंग की बात की है, सही है। हम्म। अच्छा जो एआई की हायरिंग है, एआई और मतलब कि एआई डूइंग हायरिंग, ये कॉम्बिनेशन कितना डेंजरस है? सही है, मतलब कि अब आजकल लाइक ये जनरली प्रैक्टिस मैंने आपने भी की हुई है कि हम अपनी जो एप्लीकेशंस हैं, कवर लेटर्स हैं, रिज्यूमेस हैं, वो एआई के थ्रू जनरेट करवा रहे हैं। सही है, उसको इम्प्रूव करवा रहे हैं, जनरेट करवा रहे हैं। ठीक है? हम्म। और ऑब्वियसली कंपनीज़ भी उसको उसी तरह स्क्रीन कर रही हैं। तो बीच में जो वो ह्यूमन टच है वो किधर गया फिर? ह्यूमन टच तो फिर नहीं रहा ना। और इसमें ना मतलब अच्छा, ये एआई बेस हायरिंग जो है ना, ये दो जगह से है। एक तो ये है कि इसके दो एग्जांपल्स में देता हूँ। मैंने अभी एक बेसिकली एक सर्विस ज्वाइन की है, एक वेबसाइट है, उस पे ना को पायलट है। ठीक है, वो आप $15-20 दें, $24 दें ना, तो वो क्या करेगा, अपना आपकी सारा डेटा लेगा, आपका रेज्यूमे लेगा, ठीक है, सारा कुछ कर कर आके ना, तो दिन की आपको हर 4 घंटे बाद ना 50 जॉब दिखा देता है, भाई ये फलानी फलानी कंपनी में रिमोट जॉब्स आई हैं। अच्छा, उसका तरीका ये है कि या तो मैं एक एक जॉब को रिव्यू करूं। अब मैं अगर एक एक जॉब को रिव्यू करूं ना, तो मेरे 3 घंटे तो कहीं नहीं गए। और मैंने ये कैलकुलेट किया, मैंने खुद करके देखा, 50 जॉब्स के लिए मैं सारा पढ़ के उसको रिव्यू करके फिर अपने रेज्यूमे को टेलर करके जब मैं सेंड करूंगा, तो ये मेरे 3 घंटे लगे हैं 50 जॉब्स अप्लाई करने के लिए। ठीक है। अच्छा, फिर मैंने क्या किया कि उसके बाद मैंने सेकेंड राउंड पे क्या किया, ऊपर से सिलेक्ट ऑल, एक पेज के ऊपर अगर 12 जॉब्स है, 1 क्लिक अप्लाई, सबमिट, ठीक हो गया, विदाउट गिविंग एनी अटेंशन टू डिटेल के यार अंदर क्या लिखा है, क्या नहीं था, बस एआई ने सजेस्ट कर दिया, दैट इज फाइन। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, अपने को पायलट को कह दिया, भाई तू ऑटोमेटिकली अप्लाई कर दे, चाहता हो जा। अब क्या हो रहा है, हर 4 घंटे बाद 50 जॉब्स आती है, वो खुद ब खुद ही अप्लाई कर देता है। ठीक है, तो मैं एक दिन के बाद अपना क्यू खोल के देखता हूँ, तो मुझे पता चल जाता है, ओए आज तो 127 जॉब्स मैंने अप्लाई किया था, आई डोंट नो। ठीक है, ये वो चीज है जो कि एक जॉब एप्लीकेंट कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरी तरफ मुझे एक इंटरव्यू की कॉल आई, मैंने कहा ओके। अब इंटरव्यू मेरी जो थी वो वीडियो इंटरव्यू था, जैसे मैं भी बैठा बात कर रहा हूँ, तो वीडियो इंटरव्यू सामने में जो मुझसे इंटरव्यूअर था, दैट वाज एआई। ठीक है, और अब वो मुझे पता था कि वो वॉइस एजेंट है, ठीक है, वॉइस रोबोट है, और वो मुझसे बड़े मजे के क्वेश्चंस कर रहा है। इंटरव्यू सीटीओ के लिए था, ठीक है, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के लिए था। उससे मुझसे क्वेश्चंस बड़े मजे के किए। मैंने उसको वीडियो में रिप्लाई किया, और वो साथ मुझे अप्रिशिएट भी कर रहा है और साथ जवाब भी दे रहा है। अच्छा, जब वो सारा इंटरव्यू खत्म हो गया, 15-20 मिनट का उसने लिया, एंड देन इन दी एंड उसने मुझे एक फीडबैक दे दिया। अब वो फीडबैक एआई जनरेटेड था। अच्छा, इंटरव्यू मेरा बुरा नहीं हुआ, मेरा इंटरव्यू ठीक हुआ, मतलब मैंने जवाब दिए, और अगर आगे ह्यूमन बैठा होता, तो वो इस चीज को अप्रिशिएट करता कि मैं उसको डिटेल बता रहा हूँ। एआई क्या कहती है, तूने बुलेट पॉइंट में आंसर नहीं दिया, तूने डिटेल नहीं बताया। समझ आई ये बात। एक तरफ मैं एज एन एप्लीकेंट हूँ, और मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और मैंने छोड़ दिया है, वो खुद ब खुद अप्लाई कर रहा है। दूसरी तरफ एआई इंटरव्यू ले रहा है, और वो मुझे क्या कह रहा है कि तूने शॉर्ट आंसर नहीं दिया, बुलेट पॉइंट में आंसर नहीं दिया। ठीक है, टू सम एक्सटेंट उसकी बात ठीक है, लेकिन मैंने जितने भी इंटरव्यूज लिए हैं और दिए हैं, उसमें मैंने देखा कि जब आप इंटरव्यूअर को जो वो सुनना चाह रहा है, आप उसको एलैबोरेट करके आंसर देते हो, डिटेल का आंसर देते हो, तो उसको उसका आंसर उसके अंदर से मिल जाता है।
आप उसका ज़हन तो नहीं पढ़ सकते ना कि वो क्या सुनना चाह रहा है। तो ये टेक्नीक होती है कि आपको थोड़ा-सा डिटेल से आंसर देना पड़ता है ताकि उसको पता चले कि आपके पास नॉलेज भी है और आप उसके जो वो जिस पर्सपेक्टिव में, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से वो सुनना चाह रहा है, वो आप उसको बता दो। बट एआई डज़न्ट गिव अ, यू नो, एफ तो अबाउट दैट। उसको उन्होंने उसको जो प्रॉम्प्ट दिया होगा, वो प्रॉम्प्ट में यही लिखा होगा ना, टेक आंसर्स इन बुलेट पॉइंट। एग्जैक्टली अब वो रिपोर्ट जो एआई ने जनरेट की वो मेरी प्रोफाइल के साथ अटैच होती है। अब जब मैं किसी जॉब पे अप्लाई करता हूँ वो साथ जाती है, इसने इंटरव्यू में ये चवले मारी है या एआई ने इसको ये एवेल्युएट किया है। अच्छा, क्या इस एवेल्युएशन को कोई वैलिडेट करता है ह्यूमन के, क्या ये एआई ने जो वैलिडेट किया वो ठीक है या नहीं है? अगेन एन एग्जांपल ऑफ अ ब्रोकन सिस्टम। आप एआई की मदद से भी यूज भी कर लें, स्टिल जब तक ह्यूमन आपको वैलिडेट नहीं करेगा आप उसको नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, फिर इसमें एक और बड़े मजे की बात है। ये जो आपने अभी एआई बेस की ना, तो इसमें वो जो पहला जो हुक आपने दिया था ना, तो वो ये बायस, एआई का अगर मॉडल जो है वो बायसनेस के ऊपर ट्रेंड हुआ हुआ है, तो वो पहले तो एप्लीकेशन को जो फिल्टर करेगा जिसमें वुमेन का नाम आएगा तो वो कट के बाहर सटेगा, नहीं भी मुझे तो ये चाहिए नहीं। ठीक है। ये वो प्लस अमेज़न एआई। अमेजोन है। अच्छा, प्लस आपसे जब इंटरव्यू हो रहा है, अब अगर आपका एक्सेंट इंडियन है तो एआई का मॉडल कहेगा नहीं भी नेटिव स्पीकर को रखना है, और जो इंडियन एक्सेंट के जो स्पीकर्स हैं उनको नहीं रखना, अगेन बायसनेस आ जाएगी। ऑन द अदर हैंड तो जब आप, हाँ अच्छा, बोलो। इस बायसनेस का सॉल्यूशन क्या है? यार ह्यूमन ना, भाई ह्यूमन इंटरव्यू लेना वो, लेकिन वही बात है, उधर भी बॉटलनेक बनी हुई है, ह्यूमंस इतने ज्यादा है नहीं है। ठीक है। तो या फिर ये है कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो एआई जनरेटेड हैं ये इंटरव्यू ये वो हो जाएंगे, इम्प्रूव हो जाएंगे सिस्टम्स। आप इनके अंदर से बायसनेस को खत्म कर देंगे, आप अपने एलएलएम्स को आप ऐसे डेटा पे ट्रेन करेंगे उसको कहेंगे यार बायसनेस नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल है एंड पे इसकी थोड़ा बहुत सोल्यूशन की बात होगी, तो वो फिर हम देखते हैं उस पर। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो एआई के रेवोल्यूशन और एआई में हायरिंग के अंदर जो चीजें आ रही है तो उसमें ये इशू भी है। जेंडर बायसनेस आ जाती है, आपकी एज बायसनेस आ जाती है। ठीक है। और इवन आपके जो इंटरव्यूज होते हैं वो आपके पूछते हैं कि यार आप बूमर है, बेबी बूमर जनरेशन से बिलोंग करते हैं, आपको पता है आजकल क्या हो रहा है दुनिया में। अगेन इंसल्टिंग एटीट्यूड आ जाता है। जो जेनजी से इंटरव्यू दिया जाता है उससे पूछता है कि यार, तो उससे उससे दूसरे हिसाब से पूछा जाता है कि यार तुम्हें पता है डिटेल क्या है, अटेंशन क्या है, अटेंशन टू डिटेल है तुम्हारी या नहीं है। तो ये वो सारे सिस्टम के फ्लॉज हैं जो कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली। अच्छा, अच्छा, अब मुझे ये बताएँ कि अभी आपने ये कंपनीज़ में एआई वाली आपने बात की, तो आपको क्या लगता है कि कंपनीज़ को भी पता है कि एआई में क्या हो रहा है? लाइक ऐसा नहीं है कि एआई इज़ अ ब्लैक बॉक्स जिसके बारे में नोबडी नोज़ कि हाउ इट इज़ वर्किंग, और क्या ये सारा कुछ एथिकल भी है? हाँ, एथिकल, ये एक अच्छी बात की है। यार असल में मसला पता है क्या है? मसला ये है कि पता है, ठीक है, जो इवन जिन्होंने वो सिस्टम्स इम्प्लीमेंट किए हैं उनको तो अब आप अगर कोई चीज लेकर आते हैं तो आपको आपके हाथ की एक चीज बनी हुई है, आपको पता है कि यार ये कोड लाइन नंबर 787 पे जाके फट जाएगा भाई, ये मैंने बग इसमें रखा हुआ है, ईस्टर एग मैंने डाला हुआ है। ठीक है, बाद में अगर इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं वो एक पैरामीटर भेजूंगा, उस लाइन पे जाके फटेगा और फिर वो मुझे बताओगे दैट इज एन फिर वो ईस्टर एग। फाड़ के रखेगा वो। तो वो जो जो सिस्टम्स बना रहे हैं उनको पता है ऑफ कोर्स कि यार ये क्या मसला है, लेकिन अगेन एथिक्स को, मोरालिटी को, इन चीजों को ना ह्यूमंस खुद ही वो डिसरिगार्ड कर देते हैं। ठीक है। जो हायरिंग प्रोसेस की जो बात आती है उसमें हायरिंग प्रोसेस में क्वेश्चंस बाज दफा ऐसे किए जाते हैं वुमेन के साथ ऐसे क्वेश्चन। अच्छा, कंपनीज इसको ऐसे देखती हैं कि अगर एक वुमेन जो है वर्कर वो पैटर्निटी या मैटरनिटी लीव्स पे जाएगी, ठीक है, तो वो उसका जो है वो 4 महीने का नुकसान हो जाएगा। ठीक है। वो उसको ऐसे देखनी होती है। लेकिन ऑन दी अदर है यहाँ पे एथिक्स तो वो ह्यूमन की भी नहीं होती, तो वो तो अगर आप उसी डेटा के ऊपर मॉडल को ट्रेन करोगे तो वो भी ऐसे ही देखेगा, फिर उसके अंदर कहाँ से एथिक्स आ गई। ठीक हो गया ईमान भाई, अब आपने ना खुद अपने ऊपर जो है ना सवालों की ना रैट ऑन करवाई है। अब हम्म। मेरा आपसे थोड़ा-सा मुश्किल क्वेश्चन है। वो हम्म। ये है कि डाटा कहता है कि 42% वुमेन जो है वो जेंडर बायस्ड क्वेश्चंस उनको इंटरव्यूज़ के दौरान फेस करने होते हैं। और आपका मतलब कि आपका इसके बारे में क्या रिस्पॉन्स है? लाइक ये अभी आपने जो बात की है पैटर्निटी लीव वगैरह वाली, तो क्या ये फेयर है कि
वुमेन से इस तरह के सवालात किए जाएँ और ऑफ कोर्स नॉट। वो डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन का जो एक कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या है, उसमें यही है ना कि आप डाइवर्स जेंडर्स को बीच में लेके आते हैं। तो खैर काफी यूएस की एप्लीकेशन अगर आप फिल करें तो उसके अंदर वो जो जेंडर का कॉलम होता है उसमें खाली मेल और फीमेल नहीं होता, उसमें और भी बहुत कुछ होता है। नहीं वो तो अब ठीक है ना? आया ना सर। हम अब आया। तो इसका मतलब है कि लोग जो है ना वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इस चीज को देख रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आपका था वो ये था कि डिस्क्रिमिनेशन या डिस्क्रिमिनेटिव क्वेश्चंस डेफिनेटली ये एथिकली और मॉरली दोनों गलत है। आप क्यों कर रहे हैं भाई? ठीक है, लेकिन करते हैं, एचआर वाले भी करते हैं और बहुत सारे ऐसे कंपनीज ने फजूल किस्म की ना, मैं वो बता रहा हूँ ना, वो टेम करने के लिए गुलाम हायर कर रहे हो तो उनको जनाब आपने। सर वो लाइक लड़की की शादी हो जाए ना तो एचआर को सबसे पहले जो थरथल्ली सबसे पहले उसकी अम्मा बाद में रोती है, एचआर वाला हाँ हाँ, पहले एचआर रोता वाला है। पहले रोता है कि ये अब मैटरनिटी हाँ, लीव पे जाएगी। तो वो कहता है बाबुल की दुआएँ लेते जा, ये ले तेरा हाँ। फायरिंग लेटर तैयार मिला। तो वो अच्छा 41% मेरा ख्याल है आपका जो है ये डिस्क्रिमिनेशन के शिकार होते हैं, एंड देन बाकी 58% वुमेन जो है, औरतें, वो सी सूट के इंटरव्यूज के अंदर डिस्क्रिमिनेशन के शिकार होती हैं। ठीक है, यानी कि सी सूट के लिए वो कहते हैं कि कोई औरत जो है वो सी सूट पे नहीं हायर अच्छा हो ये सकती। वाला जो मेरा सवाल है, वो सवाल ये है कि ये जो आप सारे स्टैट्स बता रहे हैं, ये ओवरऑल द वर्ल्ड है, ये सिर्फ़ पाकिस्तान में? क्योंकि पाकिस्तान वाले इतने सियाने नहीं हैं। नहीं नहीं, पाकिस्तान में नहीं है, ये सही कह रहे हो, पाकिस्तान में इतने सैडे नहीं है, उनको पता ही नहीं है अभी कि क्या हो रहा है भाई दुनिया में। ये पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड बता रहा हूँ, दुनिया के जो है ना हुँ, ये स्टैट्स बता रहा हूँ। रेस हुँ। डिस्क्रिमिनेशन भी होती है भाई जी, आपकी 14% कॉल बैक ब्लैक्स को नहीं मिलेंगी, जिस तरह आपने पहले हुक्म में कहा था। हाँ जी, 2.4 और दोनों के और ब्लैक और व्हाइट्स के जो हाँ, रिज़्यूमेज़ हैं वो आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल है एग्जैक्टली, लेकिन वो नहीं आइडेंटिकल हैं। मिलेंगे। हाँ, तो ये रेस डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, और इसके अलावा एथनिसिटी जो होती है ना आपकी, उसकी भी डिस्क्रिमिनेशन होती है। सही है, हाँ, वो यूएई वगैरह आ रीजन गया ना बेस, जहाँ हाँ एग्जैक्टली, यूएई रीजन में ज बेस्ड। अगर आपके नाम के साथ हुसैन आ रहा है, आपकी 2 ऊपर मतलब कि 2 ऊपर की जो चेन्स हैं उनमें आपका हम्म। कोई ऐसा नाम है जो कि अहले तशय्युई से है, रख लेते हैं वो लोग, नहीं करना। ठीक है? हाँ, तो उसकी वजह से जो आपकी जॉब है और वीज़ा है वो सब नहीं आपको मिलता। लाइक अगर आप ऑलरेडी काम भी कर रहे हैं तो उन्होंने निकाले हैं लोग। एग्जैक्टली। हुँ, 61% आपके जो एज डिस्क्रिमिनेशन के शिकार होते हैं वो बूमर्स, बेबी बूमर्स हैं। जेनजी जो होते हैं वो 11% आपसे, वो डिस्क्रिमिनेशन किस चीज पर होती है? यही क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो कि उनसे, यानी कि दोनों अगर जनरेशन जाएंगी तो दोनों को ना ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाए। तो मिलेनियल्स जो है ना वो मजदूर हैं, उनको रखेंगे। वो हमें तो और हम अक्सर मज़ाक करते होते हैं। अब मेरे भी हाँ। बच्चे हैं तो मैं अक्सर मज़ाक करता हूँ, मैं कहा ये हरकतें हम करते होते ना हमारे प्यो ने लाज लितर लेना था, तो दे मार 4.5 सही है, इसमें अब ये है ना कि अब बूमर से क्वेश्चन करेंगे कि यार क्या आप अपडेट हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ? अगेन डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, सही नहीं जेनजी है। से क्वेश्चन करेंगे। जेनजी जेनजीज जो है ना वो प्रोसेसेस को क्वेश्चन कर रहे हैं आजकल। ठीक है, जैसे हमने पहले भी ऐसे डिस्कस ही किया था, आपकी क्या कहते हैं, कॉम्पिटेंस के ऊपर भी क्वेश्चन उठा रहे हैं, आपके प्रोसेसेस उसको चैलेंज कर रहे हैं, आपके वर्क एथिक्स को चैलेंज कर रहे हैं। तो उनसे उस तरह के क्वेश्चंस किए जाएंगे ताकि उनको वो डिस्क्रिमिनेट किया जाए, उनको जो है ना लेट डाउन किया जाए ड्यूरिंग द इंटरव्यू। अच्छा, अब इसमें आपने चलें ये वाले तो एस्पेक्ट्स कवर कर लिए, लेकिन इसमें जो एक एस्पेक्ट है, वो हम्म। है न्यूरो डाइवर्जेंट लोगों का, सही है? हाँ। जैसे ऑटिज़्म है, एडीएचडी है, डिलेक्सिया है। हम्म। 48% जो रिक्रूटर है ना, वो कहते हैं कि जो 48% जो रिक्रूटर्स हैं ना, वो इस सब के खिलाफ हैं, न्यूरो डाइवर्जेंट लोगों के खिलाफ हैं, सही है? हम्म। वो कहते हैं जी आई कॉन्टैक्ट नहीं मिलता, सोशल क्यूज़ का प्रॉब्लम है, ऑन स्पॉट थिंकिंग वगैरह नहीं वो कर सकते, हम्म। जबकि ये सब जॉब की रिक्वायरमेंट्स हैं, आई डोंट थिंक सो। ये आप इस मतलब कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? लाइक कि यार, क्या ये वाक़ई वाक़ई मतलब कि दीज़ आर द प्रॉब्लम्स? यस दे आर, दीज आर द प्रॉब्लम्स। एक्सएमपी ग्लोबल के अंदर ना, नहीं अ, लेट मी रिफाइन इट। दीज़ आर द प्रॉब्लम्स लाइक कि एक बंदा जो कि न्यूरो डाइवर्जेंट है, वो आपके साथ आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा, वो आपको सोशल नहीं नहीं क्यूज़ नहीं, नहीं दे ना रहा, ना, वो ऑन दीज आर स्पॉट नॉट द थिंकिंग नहीं कर प्रॉब्लम। रहा, नहीं नहीं तो नहीं क्या नहीं ये प्रॉब्लम्स हैं? नहीं 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 नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो प्रॉब्लम्स एचआर के प्रोसेस में है या इंटरव्यू के प्रोसेस में है।
ठीक है, इन ये अगर वो आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, इट्स नॉट पार्ट ऑफ हिज जॉब टू डू द आई कांटेक्ट। टेक इंडस्ट्री के अंदर अगर एक न्यूरो डाइवर्जेंट बंदा है, उसको एडीएचडी है या उसको कोई इस किस्म का है, लेकिन उससे उसकी प्रोग्रामिंग की स्किल्स मुतासर नहीं हो रही और वो ज्यादा अच्छा प्रोग्रामर है, तो वो तो आपके लिए क्या कहते हैं, ब्लेसिंग इन एसेट है। डिस्गाइज है यार, एसेट है। तो सर ये एलॉन मस्क इज द न्यूरो डाइवर्जेंट। ठीक है, तो साले ने देख लो इतनी फिर। लंबी बांह दी हुई है। देख लो। तो ये अच्छा, मैं ये बता रहा था कि एसएनपी ग्लोबल के अंदर ना उनका एक स्पेशल रेफरेंस बोनस था जो सबसे ज्यादा हाई था, कि आप यस। अगर किसी स्पेशल बंदे को रेफर करेंगे, स्पेशल बंदा जो कि न्यूरो डाइवर्जेंट है, जिसमें कोई प्रॉब्लम है, जो वैसे मतलब अपाहिज है, उसको चलने का व्हील चेयर पर है और वट एवर, ठीक है, अगर वो ऐसा बंदा आप रेफर करेंगे तो आपको सबसे ज्यादा रेफरल बोनस मिलता था। ठीक है, तो कंपनीज इस चीज को देखती हैं, लेकिन स्टिल लोग जो है ना, अगर इसको ये हाई अगेन इट्स अ फ्लॉड हायरिंग प्रोसेस, कि आप एक बंदे की एक्चुअल स्किल्स को नहीं मॉनिटर कर रहे या देख रहे, आप उसको बेसिकली उसकी बिकॉज ऑफ न्यूरो डाइवर्जेंस, उसकी जो डिसलेक्सिया है, एडीएचडी है, आप तो उनको खतरे में ला रहे हैं, तो अगेन ये यार ज्यादती वाली बात सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो है टेकीज ज्यादातर जो होते हैं वो सोशली ऑकवर्ड होते हैं। है। एग्जैक्टली, नहीं मतलब कि होता, सोशलाइज नहीं कर इनहेरेंटली सकते। इनहेरेंटली हाँ। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम इमोशंस को जज नहीं कर सकते। हमारे हमारे ज्यादातर रिलेशनशिप्स जो खराब होते हैं उसकी वजह ये है कि हमें बिटवीन द लाइंस पढ़ना नहीं आता। एग्जैक्टली। मतलब कि और यार, हम वो सर वो हमारी वो माइंडसेट वो बना हुआ है ना, हमारा माइंडसेट वो बना हुआ है कि अच्छा यार हमने जो प्रॉब्लम इन हैंड है, जो नज़र आ रहा है, हमने उसको सॉल्व करना है। सही है? जो जो छुपा हुआ है ना वो बाद में सॉल्व होगा। पहले फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स तो हम सॉल्व कर लें ना। यस। सही है? अब रिलेशनशिप्स के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि उसमें नॉन फंक्शनल के साथ-साथ नॉन फंक्शनल के ऊपर भी जो है ना गौर करना होता है। हाँ। वो गौर ना करने की वजह से मसले सारे हो रहे हैं। वो ना करने की वजह से समझते हो, और यस। सोशली ऑकवर्डनेस इतनी ज़्यादा है कि हमें नहीं पता होता कि यार अगला बंदा अगर गुस्से में है ना तो हमने उसको ठंडा कैसे करना है, ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए। हम इसलिए यार अच्छे सेलर नहीं है। फोकस, हाँ, बेसिकली खुश है, कोडिंग, मेंटल आपका दिमागी काम है, आपको सोचना पड़ता है, फोकस होकर सोचना पड़ता है, और जब आप सोच रहे होते हैं तो आप किसी तरफ डिस्ट्रैक्ट होंगे, तो आप उसको, आपकी जो है ना, वो सर काट वापस, खाने को दौड़ते हैं आप। हाँ, वापस आने में जो है आपको मिलेगा। तो आपको इस वजह से आपको इवन नेचर कॉल आई हो ना तो आप तब भी कहते हैं यार नहीं होना चाहिए था, पैम्पर होना चाहिए था, पैम्पर पा लइए चंगा। लेकिन हाँ कि मजे नहीं? की गल है कि उत्थे जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व होती हाँ। है। मेरी मेरी अक्सर बेगम मुझसे कहती है, "आप बाथरूम में इतना टाइम क्या क्यों लगा रहे होते हो?" मैं कहा, "मसले हल कर रहा होता हूँ।" एक लूप चला रहा था, इनफिनिट लूप फंस गई। वो इन्फिनिटी फंसी थी, और फिर उसमें टाइम ज्यादा लग गया वो सब ब्रेक करने च। अच्छा ईमान भाई मुझे ये बताएँ कि कोई ऐसा ग्रुप जो कि लाइक अंडर प्रेजेंटेड ग्रुप है, ठीक है? कोई बंदा जो उससे बिलॉन्ग करता है लाइक जो हमने अभी लाइक डिस्कशंस की हैं। अगर वो अभी तक हायर नहीं हो पा रहा ड्यू टू दिस फ्लॉड सिस्टम तो आप उसको क्या एक मैसेज देना चाहते हैं जिससे उसका मोरल जो है वो अप हो? यहाँ पे आप एंटरप्रेन्योरशिप लाएँगे। वही वाली बात होगी जो हमने पिछली वीडियो के अंदर दिया था, कि यार अपने अपने आप को सेल करना सीखो, सिंपल एज दैट। यस, ठीक है ना? दैट तो इज़ जब द आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हाँ, जब आपको अपने आप को सेल करना आ जाएगा ना, बिकम अ ब्रांड। ठीक है ना? अली जब आप, ब्रांड। हाँ, अली ब्रांड, ठीक है, मुझे तो ये चीज़ जब बड़ी आप, देर बाद समझ आई थी। हम्म, सॉरी मैं आपको बार-बार काट रहा हूँ, जी जी, एक्साइटेड हुआ बताओ हूँ। बताओ। मैं कह रहा हूँ मुझे बड़ी देर बाद समझ में आई थी कि यू हैव टू मेक योरसेल्फ एज़ अ ब्रांड। देखो आप, अगेन, ऑपरेशनल माइंडसेट, उलमाना सोच, आप नौकरी के पीछे भागो, ठीक यस, है, बट यू हैव टू बी अ ब्रांड। आप अपनी स्किल की, आप अपनी मल्टीपल जगहों पे इतनी अ, अपने आप को इतना फेमस कर लो। अभी तो आपके पास सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है ना, आप जाए ना, आप जाके जनाब पोस्टें मारें, आप कमेंट्स करें लोगों के पोस्टों पे, ठीक है, मेक पीपल रियलाइज और मेक पीपल कम टू यू एंड अंडरस्टैंड यू,
ठीक यस। है? लोगों को आप ये बताओ कि यार आप क्या हो? तो वन्स आप लोगों के अंदर मशहूर हो जाओगे, आप क्या एक ब्रांड बन जाओगे, देन जॉब खुद ब खुद आपके पास आएगी, ज़रूरी लोग तो आपको नहीं ना अप्रोच करेंगे। ज़रूरी तो नहीं ना कि आप जौहरी का इंतज़ार करनी चाहिए, कोई जौहरी आएगा तो वो इस हीरे को पहचानेगा। एग्ज़ैक्टली। हीरा खुद अपनी शाइनिंग वाली सेल्फी लगा के जो है ना लगाना शुरू करे ना। हाँ, बात वही है ना, सिंपल सी बात है कि देखो आप क्या माइंडसेट क्या होता है कि यार आपने दुकान खोल के बैठ जानी है ना, तो कस्टमर या कोई भी जो ग्राहक है वो आपकी शॉप पे आएगा तो आएगा, वो खत्म बात। दैट इज द थिंकिंग ऑफ अ मतलब बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन या ब्रांड ओरिएंटेड पर्सन। भाई मेरे पास मेरे मेरे आर्सेनल के अंदर ये टूल्स हैं जिनको मुझे मास्टर मैंने किया हुआ है, जिसका मेरे पास प्रूवन एक्सपीरियंस है। ये देखो ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये देखो ये मेरी गिटहब की रिपोजिटरी है जहाँ पे मेरे कोड सैंपल्स पड़े हुए हैं, ये मेरे हाथ का लिखा हुआ कोड है, ठीक है। और मैं तो सोच रहा था अली, जो मैंने पुराना 2003 4 5 6 7 8 में कोड लिखा था वो मैं वो लगाऊं गिटहब पे और कहूँ कि लगाए ये ना, एआई जनरेटेड कोड नहीं है ये लगाए ना, दिमाग की पैदावार है। लगाए इसको ना। वो होंगे, ठीक है। वो वो आप रिपॉज़िटरी लगाए ना, रिपॉज़िटरी का नाम लिखें, बाद में ब्रैकेट डालें, नॉट अ वाइब कोड। नॉट एआई जनरेटेड कोड या नॉट अ वाइब कोड, यस। तो वो आप इस तरीके से अपने आप को जब सेल करोगे ना तो अली, आई थिंक ये दैट इज द अल्टीमेट वो है कि हाँ इट टेक्स टाइम, ठीक है, आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपने इस पे फिर अब वही बात है कि बात वही बड़ी बड़ा एक वो मोमेंट ऑफ डिसरप्शन होता है जहाँ पे आप हिम्मत हार जाते हो। और यार नौकरी सही सी यार, पैसे लगने पे सर, आने पैसे महीने में, और हाँ, खर्चे चलने पे सर। और लोग यार इतने प्रेशराइज होते हैं, ये असल प्रेशर होता है, वो जो ये जो आर्टिफिशियल प्रेशर कुकर बनाया होता है ना कंपनी में, दैट इज बुलशिट। असल प्रेशर ये होता है यार, अगले महीने ना खर्चा कैसे चलसी, ग्रोसरीज किस तरह होंगी, बच्चों की फीस कैसे जाएगी, ठीक है, और खाने पीने में क्या चक्कर होगा, ये जब आप, लेकिन इससे जब एक दफा आप गुजर जाते हो ना, तब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो यार, ठीक है, देने में रिस्क And अल्लाह देता you है, आ need जाता है। 20 months. You need 20 months to overcome this all these things. यस। क्योंकि आप इन लाइक उन 20 मंथ्स के अंदर बहुत कुछ सीखते हैं, उसमें आप इनकम स्ट्रीम्स इन्वॉल्व करते हैं सारा कुछ। उसमें पहले 5-6 महीने तो सिर्फ़ आपका माइंडसेट चेंज होने में लगता है। यार तू ये यकीन कर अली, तुझे नहीं आ रहा, आप स्विमिंग कैसे सीखते हो, ठीक है। उठाते हैं, आँख को अंदर फेंकते हैं, चलो मेरा भरा 3 गोते लगते हैं, चौथे गोते में आप खुद ही सीख जाते हैं, हाथ नहीं हिलाने। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। जब आपने लाइफ जैकेट पहनी भी है, तो लाइफ जैकेट जो है ना आपकी ये है कि यार मैं सीवी लेके किसी कंपनी के दरवाजे पे चला जाऊंगा, मुझे नौकरी दे देंगे, दैट इज योर लाइफ जैकेट, ठीक है। यू हैव टू मतलब थ्रो योर लाइफ जैकेट अवे। अब तुम खुले पानी में हो, अब क्या करना है। जब ये वाला इस लेवल पे आपका माइंड आ जाएगा ना, तो तब आपका ना सर वो सर, स्टार्ट होगा। मैं एज़ अ नॉन स्विमर आपको ना अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कि जो लाइफ़ जैकेट है ना, लाइफ़ जैकेट भी कुछ नहीं करती, जब तक आप जो है ना, वो प्रॉपर स्विमिंग के जो पैटर्न्स है ना, उसको फ़ॉलो नहीं करते। आपने लाइफ़ हम्म। जैकेट पहनी हुई है ना, और आप जो है ना, पानी के अंदर जाके जो है ना, हाथ-पाँव मारना शुरू कर देंगे ना फ़िज़ूल किस्म के, तो वो आप नीचे ही जाएँगे, ऊपर नीचे नहीं जाएंगे आएँगे। ऊपर नहीं आएंगे, यस। ऊपर आने के लिए आपको जो है ना, वो अपने आप को लाश जो है ना, लाश बनाना पड़ता है। आपने बिल्कुल स्टिल। गिरना है, बिल्कुल स्टिल, हाथ भी छोड़ देने, टाँगें भी छोड़ देनी है, वो खुद ब हम्म। खुद आपको ऊपर लेके आता है। यस। लॉ सही है? ऑफ आर्शिमिदिस प्रिंसिपल, आर्किमिडीज जी, प्रिंसिपल, लॉ ऑफ जी, बुयंसी। जी, जी। मैं गया था एक वॉटरफॉल पे दोस्त के साथ, तो वो था तकरीबन 10-15 फुट जो है ना, गहरा था उसका नीचे बेड, और मुझे हम्म। ज़मीन ना मिले, मैं गया, मैं पहले साथ यूँ-यूँ हाथ-पाँव मारने शुरू किए, वो भागता हुआ आया, उसने आके मुझे पकड़ा। पकड़ने के बाद कहता है, "भाई, कोई मूवमेंट नहीं करनी, आराम से खड़े रहना है, कोशिश, और टाँगें जब ऊपर आएँगी ना, जब आप प्रॉपर फ्लोट करने लगेंगे, फिर आपने हल्का-हल्का हाथ मारना है। ये ना करना कि तुम हाथ-पाँव सब कुछ चलाने लगे हुए हो, ये पता और फिर चले नीचे भजन, जाओगे तुम। हाँ, वापस जो है मैं आपको हेलीकॉप्टर पे लेके जा रहा हूँ।" बिल्कुल। तो तो ये यही सेम जो है ना, सेम गोज फॉर जब आप अपने जॉब ओरिएंटेड माइंडसेट से जब निकलते हैं ना, तो यही आपको करना पड़ता है। सर वो बन जाता है। आप जब कोशिश करना शुरू करते हैं ना, जब आप, मसला ये है कि जब आप पे आती है ना, तो फिर आप जब फिर अपने आप कंफर्ट हाथ ज़ोन से बाहर पाँव, आते हैं, तो फिर आप बहुत हाँ, हाथ-पाँव मारते हैं। फिर आप फिर दिन आपको के जो है ना 100-100, 200-200 डीएम्स भी करेंगे, कोल्ड ईमेल्स भी करेंगे, हम्म। जस्ट टू टेक प्रोजेक्ट्स के, यार मैंने भाई अगला मतलब कि घर का खर्चा, किचन चलाना है। हमें एग्जैक्टली। ये जो मिली हुई है ना ड्रग, ये ड्रग नहीं सही।
यही खैर तो ड्रग है ना। ये मुझे आजकल जो ड्रग दे रहा है ना, उसने ये सुन लिया ना, तो उसने मुझे निकाल दे रहा है, कहता निकल तू बस। आगे मेरी आगे मेरी जो है ना हो रही है हाज़िरियाँ। खैर चले। अच्छा ईमान भाई आपने पहले जो है ना एक बात का ज़िक्र किया जो कि इंटरव्यू प्रोसेस था, जिसमें लाइक 2.5 वीक्स का जो है वो प्रोजेक्ट दिया जाता है और सारा कुछ दिया जाता है। हुँ, अच्छा इसमें जो कंपनीज़ है ना वो कहती हैं कि ये चीज़ करने से ना हमारा जो रिस्क है ना वो रिड्यूस होता है, सही है? मुझे ये लगता है कि इस तरह की ये वाली जो प्रैक्टिसेज़ है ना वो अ, जो एक्चुअल टैलेंट है ना उसको तो पीछे कर रही हैं, तो लिहाज़ा मुझे लगता है कि कंपनीज़ का ना इसमें रिस्क बढ़ रहा है। आप इसमें क्या कहते हैं? सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। कंपनीज़ का रिस्क बढ़ रहा है। कंपनीज़ का जब यार वही बात है, जब प्रोसेस ही फ्लॉड है आपका, इसको कहते हैं मैराथन। इसको ना एक मैराथन लगी हुई है। अब एक कंपनी है वो आपके 2 इंटरव्यूज़ ले रही है, 2 इंटरव्यूज़ के बाद आपको हायर कर रही है, एक कंपनी 17-18 इंटरव्यूज़ दे रही है। व्हाट द हेल इज़ दिस यार? तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग समवेयर ना। तो वही बात है, आप एक कंपनी है आपको ऑनलाइन कोडिलिटी के आपको टेस्ट दे रही है यार, ये करके दो तो उसके, और 60 टू 90 मिनट्स का वो टेस्ट होता है, और जी इतने परसेंट मार्क्स आपके पासिंग होंगे और ये होगा, आप जनाब टिल लगा के टेस्ट कर रहे हो। अब मेरा एक दोस्त अभी वो कर रहा था, वो पता नहीं कोई टेस्ट दे रहा था किसी, मैंने कहा यार क्या बकवास है, ये सर टेस्टों पे क्या जज करते हो, ये सर एक रेस ऑनलाइन लगी हुई है। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो कि बड़े दुनिया में चल रहे हैं, जैसे कि हाँ। टॉपटेल हो गया, हम्म। क्रॉसओवर हो गया ये सारा। अब वो उनके सारे आप इसी टेस्ट बेसिस पे चल रहे हैं। आप उनका टेस्ट देखें ना, क्रॉसओवर का टेस्ट पहले किसी ज़माने में कोडिंग टेस्ट होता था और वो 1 हफ़्ते का टेस्ट होता था। लाइक जैक लग गया ना तो वो कई बार बहुत आसान भी आ जाता था। अब वो बिल्कुल। पहला टेस्ट आपसे जो है ना 20 सॉरी 5 टू 10 मिनट्स का टेस्ट है जो कि आपकी कॉग्निटिव इंटेलिजेंस का टेस्ट है। हाँ ओ भाई वो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस का टेस्ट ही यार, नहीं तुम पास होता। पीएचडी के लिए तुम क्या बंदा हायर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अजीब यार, मतलब। पर अच्छा, फिर वही बात है कि ये जो रेस है ना, कि रेस लगी हुई है इसके अंदर, अजीब और गरीब किस्म के ना वो कंपनीज ने वो बनाया होता है। तो जो टॉप मैंने कैंडिडेट्स होते हैं वो जारी पता नहीं आ रहे होते इसके मैंने अंदर। टॉपटेल का टेस्ट दिया। अब वो हाँ। जेनेरिक सा प्रॉब्लम था, मैंने उसका सॉल्यूशन डाल के रख दिया। उसने हम्म। क्या किया, उसने मेरे साथ कॉल पे आया, इंटरव्यू पे अल्लाह अल्लाह करके टेस्ट पास हो गया। वो मेरे पास इंटरव्यू में आया, इंटरव्यू में आके कहता है, "ये तुमने कॉपी किया है।" उसने ना पकड़ के उसकी ना गिटहब की रेपो खोल दी। और मैं क्या अच्छा। भाई ये जेनेरिक सा प्रॉब्लम है, इसका मतलब कि मैं इसमें क्या चेंज करूँगा? वेरिएबल नेम ही चेंज करूँगा ना। हम्म। नहीं ये तुमने कॉपी किया हुआ है लिहाज़ा यू आर ब्लैक लिस्टेड। मैं कहा ठीक है सर, अल्लाह ओला। हाफ़िज़। मैं चलो। कहा निकल तू। वो भी एक सर आपको बताऊँ ये ना अगर आपको लगता है ना कि टॉप 10 और ये वाली जो वेबसाइट्स हैं ये आपको एंटरप्रेन्योरशिप और इंडिपेंडेंस और इन सब की तरह वो दूसरा वो ट्रैप है, जॉब ट्रैप है। दूसरा ऑपरेशनल एग्जैक्टली। ट्रैप है। आपको ऑपरेशनल ट्रैप। कैमरा लगाना है, आपको ये करना है, वो करना है, हाँ 8 घंटे आपने हाँ बैठी रहना है, हिलना नहीं है, हाँ। ये है। 1 घंटा आप यूट्यूब देख सकते हैं, म्यूज़िक लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। आपने आज तो आप वो अचानक से खुदा ना ख़ास्ता आपके 1 घंटे से ज़्यादा जनाब वाला आ गया, आपके वो 10 मिनट गए, आपके पैसे गए। ऐसे ही है। पूरा-पूरा आवर खा जाते हैं वो। हाँ ऐसे ही है। तो करने बकवास है वाले यार। कर रहे हैं, करने वाले कर रहे हैं, ये बात नहीं है, यार वो लेकिन मैं बेचारे उसको फिर बुरा कर नहीं कह रहे रहा। हैं, लेकिन जारी बात है, इसमें वही बात है, आपने वो अब एक है इज्जत की रोटी कमाना है, एक है इस तरह जलील होके, जो जो बंदा जिस तरह की कमाना चाहता है वो अल्लाह उसको उसी तरीके से दे रहा है, बस सिंपल एज दैट। ऐसे वो ही जो है। ये पब्लिक टॉयलेट्स नहीं होते, उसके बाहर बैठा हुआ बंदा होता है जी, ਵੱਡਾ आला 50 ਦਾ ਤੇ ਨਿੱਕਾ आला 25 ਦਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ इज्जत दी रोटी कमा रहे हैं या सो सिंपल एज दैट। यू नीड टू डिसाइड कि आपको किस रूट पे जाना है। सही बात। अच्छा अच्छा यहाँ पे ना ईमान में ये अगली बात करते हैं, वो है ग्लोबल पर्सपेक्टिव। ग्लोबल पर्सपेक्टिव ये है कि जो यूएसए की हायरिंग अप्रोच है ना, वो सबसे बेहतर है, ठीक है? अच्छा आप भी ग्लोबल हायरिंग के जो ट्रेंड्स हैं, उनको देख रहे हैं। तो हम्म। आपको क्या लगता है कि क्या यूएसए का हायरिंग प्रोसेस या हायरिंग अप्रोच जो है, वो वाक़ई पारी पूरी दुनिया से बेहतर है? यार, बीइंग अ टेक्नोलॉजी लीडर, अगर देखा जाए तो, और लेकिन इसमें ये हम ऐसे मतलब इसको ब्लंट स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि वो बेहतर है और वो नहीं बेहतर। कंपैरिजन की अगर बात करते हैं तो वो रीजनल प्रायोरिटीज होती हैं, हर रीजन के ना कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं। अब अगर यूरोप के अंदर जो हायरिंग है वो
डिफरेंट पैरामीटर्स पर होगी, यूएस की हायरिंग डिफरेंट पैरामीटर्स पर होगी। अब एक सेम इंजीनियर अगर यूएस के अंदर मिसाल के तौर पे 120 के एनुअली यूएस डॉलर्स से लेकर 150 के या 170 के एनुअली, उसका एक स्लैब डिफाइन है। यूरोप के अंदर ये स्लैब डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह जो यूएस के अंदर जो मतलब हायरिंग है उस पे तो बाकी जो क्या कहते हैं, और डिफरेंट मल्टीपल डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, वो डिफरेंट है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये रीजनल एस्पेक्ट होता है। तो इसको आप इस तरह से नहीं कह सकते कि बेहतर कौन सा है। तो वो इवन इंडिया और पाकिस्तान के अंदर या बांग्लादेश, ये जो साउथ एशिया सारा है, ईस्ट एशिया, इसके अंदर जो हायरिंग का प्रोसेस है वो इंटायरली डिफरेंट है। ठीक है। तो कहने का मकसद है कि लेकिन जो ब्लंट स्टेटमेंट है वो ये है कि अ, सारे के सारे रीजन्स के जो हायरिंग प्रोसेसेस हैं, दे आर फ्लॉड। ठीक है। क्योंकि फ्लॉड क्यों है, जिस तरह हम वो काफी सारे मुहर्रकात पहले डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो हर जगह पे कोई ना कोई इशू तो है। अच्छा, अच्छा, मैं अब इसमें ना यहाँ पे एक अपना पर्सनल यूज केस बताता हूँ। मैं एक पिछली कंपनी में था, तो वो यूएस के अंदर ना हायरिंग के लिए मुझे ना इसका एक इंटरव्यू लेना था। यूएस का कैंडिडेट था, इनका यूएस का ऑफिस था उसके लिए। अच्छा भाई जी, मैं मुझे एचआर की मैसेज आया कि यार आप जो है इंटरव्यू आया है आपके पास। मैंने कहा मैं तो ले रहा हूँ, मैं तो वीडियो इंटरव्यू ले रहा हूँ, उसका 10 मिनट हो गए। तो वो कहती है मुझे वो मैसेज करके कह रहा है कि इंटरव्यू रीस्केड्यूल कर दो। मैंने कहा व्हाट द हेल। मैंने कहा मेरे साथ तो वो बैठा हुआ है। तो कहती है अच्छा फिर ये बंदा कोई और है जो मुझे मैसेज कर रहा है। सेम इंटरव्यूअर था, दो बंदे उसके ऊपर थे, और ये ऐसा कोई फ्रॉड इंडियंस ने बनाया हुआ है ना। अच्छा, मैंने उसको कहा, मैंने कहा तो मेरे से कॉल पे आ जाए। उसको मैं वो कॉल पे आ गई। अच्छा, कॉल पे मुझे कहती है बाद में कि ये इसके जो लिप्स हैं ये सिंक कर रहे हैं जो ये बोल रहा है। ठीक है, मैंने कहा हाँ मुझे तो लग रहा है कि ये आंसर दे रहा है। लेकिन फिर जब मैंने थोड़ा सा गौर किया तो उसके जो आंसर्स थे वो रिपीटेटिव थे, और जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था उसके आंसर इस तरह के थे जैसे बड़े एक ना वो मशीन बात कर रही है, रोबोट बात कर रहा है, या वो वीडियो जो है वो इस तरह से चल रही है और वट एवर। तो ये आज से कुछ साल 1.5 साल पहले की बात है। मैंने रियलाइज फिर जब मैंने कहा यार ये तो फ्रॉड है। ये बंदा कोई और एचआर से कम्युनिकेट कर रहा है, दूसरा पहले आया हुआ है। वो जो एक्चुअल बंदा था उसने अपनी जगह किसी और लड़के को इंटरव्यू के लिए भेज दिया एंड ऑल दैट। तो ये देखो, अब ये चीजें भी जो ये यूएस की बात कर रहा हूँ। तो आपने ने जो भी क्वेश्चन किया यूएस का हायरिंग प्रोसेस अच्छा है तो वो ये देख लो फिर। वहां पे ऐसे अच्छा लोग जो है ना फुदू लगाते हैं। अच्छा, अब ना थोड़ा-सा इसको ड्रिल डाउन करते हैं। वो इस तरह के यूरोप में जो है ना, वो ज़्यादातर आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और आपका जो पोर्टफोलियो है ना, उसको देखते हैं। ठीक है। जबकि यूएसए वाले जो है ना, वो लीड कोड किल्स को में। देखते हैं। ओ तेरी। यस 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 यस। और कल्चरल फिट जो है ना, ये 2 चीज़ें उनकी बहुत बड़ी ऑब्सेशन है। तो आपको क्या लगता है इन दोनों में से बेहतर अप्रोच कौन-सी है? यार आपका एक्सपीरियंस को देखना चाहिए डेफिनेटली, जो आपने पीछे काम किया है, जो प्रैक्टिकल। अगेन मैं वही बात करूंगा कि जो आपने वैल्यू डिलीवर की है अपने करियर में, दैट इज द अल्टीमेट ट्रुथ। ठीक है, आपको उसको देखना चाहिए कि भाई ये बंदा आ रहा है, अगर इसके पास एक्सपीरियंस है, इसने कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, इसे क्या वैल्यू एडिशन की है, इसे कंपनी को कैसे फायदा पहुंचाया है। तभी कंपनी आपको हायर करेगी ना, जब आप उसके लिए वैल्यूएबल होगे, आप उसके लिए और मजे की बात है कंपनीज को ये पता भी नहीं होता यार कि हम जिस बंदे को, वो खाली देख रहे होते हैं यार इसको कोडिंग करनी आती है। लेकिन मसला ये है कि अब एक बंदा अच्छा कोडर तो है लेकिन एंड रिजल्ट देने में वो सही नहीं है। यानी कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने से लेकर वो नहीं, वो एक वो मीम, एक वो कार्टून बना होता था कि कस्टमर ये चाह रहा होता है, तो वो कस्टमर को टायर दिखाते ही है टायर वाला झूला चाह रहा होता है, टायर वाला ये वो अम्यूज़मेंट पार्क बना के दे देते हैं। एग्जैक्टली exactly। तो ये वाला भी एस्पेक्ट जो है ना ये वो है। अच्छा तो आप उम, अच्छा, यहाँ पे जो मेरा एक फिर आगे अब सवाल है, वो ये है कि क्या हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर डेवलपर के फ़र्क को मिटा दिया हुआ है? डीप क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो तो सिर्फ ये जानता है कि यार मैंने वो कोडर कोडिंग है, कैसे करना, कोडर है, वो कोडर है। शुरू मतलब से कि लेके अंत तक। इंजीनियर जो है वो एनालिसिस से लेकर रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग, आर्किटेक्चर डिजाइन, कोड का स्ट्रक्चर, रीयूजेबिलिटी, कौन सी लाइब्रेरीज यूज करनी है कौन सी नहीं करनी,
टिल एंड एंड पे जो रिक्वायरमेंट मैंने एनालाइज की थी, क्या मेरा कोड उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है? जब वो फुलफिल करेगा तब उसकी वैल्यू डिलीवर होगी, कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, तब रेवेन्यू जनरेट होगा। दीज आर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो ये Software बात आपकी engineering बिल्कुल सही है। is all हाँ, about solving problem, not like coding हाँ, the problem. कोडिंग तो डेवलपर इज जस्ट अ कोडर। ठीक है, उस वो डेवलपर जो होता है ना, वो अगेन ऑपरेशनल माइंडसेट का टॉप टियर बंदा होता है। उसको जो टास्क असाइन होता है वो उस टास्क पे काम कर रहा होता है, वो आगे पीछे नहीं देख रहा होता। उसकी मिसाल वो है कि एक घोड़ा होता है, उसकी आंखों पे यूं पट्टी लगी होती है, वो सीधा देख के चल रहा होता है। ठीक है, तो ये खोते घोड़े ही होंगे फिर। ठीक है, तो जो मैं हमने इंजीनियर्स हैं वो सारे हमने ही। हम्म, लाइक देखे ना सर, अब सॉफ्ट लाइक मुझे ये बड़ा लगता है कि अब जिस तरह लोग कहते हैं जी वो जो स्कूल जो है ना वहाँ पे भी अब कोडिंग पढ़ाई जा रही है, सही है। तो कोडिंग पढ़ाने से कोई मसला तो नहीं है ना, कोडिंग अच्छी बात है वो पढ़ा रहे हैं क्योंकि उनका एक स्किल सेट बन जाएगा। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो तो नहीं वो पढ़ा रहे ना। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अनदर एस्पेक्ट ना। और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर ही आएगा ना यार। इंजीनियरिंग, इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किसी मकसद से कहा जाता है। आप अगर इंजीनियर माइंडसेट को देखें, तो इंजीनियर माइंडसेट क्या करता है, वो आपकी प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करता है, उसको स्टेप्स में डिवाइड करता है, फिर उन स्टेप्स को वो करता है, फुलफिल करता है उनको, उनके ऊपर कंप्लीट करता है, और फिर एट द एंड आके उनको दोबारा जोड़ता है और कहता है ये लो भाई, ये तुम्हारा वो है। अब एक वो अच्छा। मेरा वो कजन है छोटा, इलेक्ट्रॉनिक्स का उसने इंजीनियरिंग की हुई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। तो उसने एक चिप डिजाइन की आईओटी की। अब मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार मुझे बता, ये तूने पूरा बोर्ड है? कहता है ये एक सर्किट बोर्ड है, इसके अंदर ये वाला जो चिप है ये वाईफाई को देख रही होती है, सिग्नल्स को पकड़ रही होती है। ये दूसरी चिप जो है, ये इसका एक किस्म का प्रोसेसर है, जो कि इंस्ट्रक्शंस आ रही है उनको ये पाइप वो कर रही है, पास कर रही है। फिर अगली जो चिप थी वो लॉजिकल कंपोनेंट था, ठीक है, जो कि इसका वो डिसीजन ले रही है। उससे अगली जो चिप थी वो सेंसर था, जो कि इसके सिग्नल, उसके जो आईओटी का जो डेटा होता है वो बेसिकली आके पास कर रही है। वो कह रहा था कि ये सारी मैंने मॉड्यूल जो डिजाइन किए हैं, अब इसमें से मैंने ये सारी जो है ना वो रखी हुई है प्लग एंड प्ले। मैं इस एक चिप को निकाल लूंगा ना, तो मेरे हाथ में है कि या तो ये सारी की सारी जो है वो डिवाइस काम करनी छोड़ दे, या रीयूजेबल हो जाए, या इसके बगैर भी काम करना शुरू कर दे। कहता है ये सारा मेरे नाइस। उसके डिजाइन पर है। तो ये एक इंजीनियरिंग का माइंड सेट है कि वो किस तरीके से प्रॉब्लम को देख रहा होता है, कैसे आपको वो समझा रहा होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर बीइंग ट्रेन्ड ऑन द सेम पैटर्न, कि आपने इन दी एंड वैल्यू क्या डिलीवर करनी है, दैट इज द अल्टीमेट गोल। नाइस, नाइस सर, नाइस। गुड टॉक, गुड टॉक। अ, अच्छा। बेस्ट प्रैक्टिसेस की तरफ आते हैं मेरा ख्याल है। जी, अब बेस्ट प्रैक्टिसेस की तरफ आते हैं। हमने लाइक सवाल मेरे बहुत होते हैं। प्रॉब्लम तो ईमान भाई का हमने मसला, ईमान भाई का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना वो ये है कि वो एक सवाल 3 सवालों को जो है ना जवाब एक सवाल में दे देते हैं। तो अच्छा, अब हम ना बेस्ट प्रैक्टिसेस लाइक सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन लाइक रिसर्च ये कहती है कि जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ से 2 गुना ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? एग्रेड, एग्रेड। आप सेम क्वेश्चन पूछें मल्टीपल कैंडिडेट से, कोई बायसनेस नहीं होगी। ठीक है, कोई नहीं होगा, मतलब आप रेफरल के ऊपर बात नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, आपकी डिस्क्रिमिनेशन का जो है वो नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, आप मल्टीपल कैंडिडेट्स को उनके आंसर्स की बेस पे सेम क्वेश्चन पर कंपेरेबल बना सकते हैं, कि एक कैंडिडेट ने क्या आंसर दिया था, दूसरे ने क्या दिया था, तो ये कंपैरिजन आप कर सकते हैं। ठीक है, आप जब कंपैरिजन करेंगे आपको वाज़ह फर्क फील हो जाएगा कि यार ये वाला कैंडिडेट का आंसर बेस्ट आंसर था बनिस्बत दूसरे के। उसका उस आंसर के अंदर उसका एक्सपीरियंस भी झलक रहा होगा, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी झलक रही होंगी। ठीक है, उसका अप्रोच टू द अटेंशन टू डिटेल भी झलक रही होगी, तो सारी चीजें उसमें आ रही होंगी। अच्छा, वो ठीक है। आजकल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन वाला स्टाइल भी अपनाना शुरू किया ना एचआर वालों ने। वो क्या हम्म, करते हैं कि वो रिज्यूमे के ऊपर से ना नाम, स्कूल और ये सारा कुछ हटा देते हैं, सिर्फ हम्म, एक्सपीरियंस रहने देते हैं। तो आपको क्या लगता है ये कितना इफेक्टिव है और क्यों है? एग्जैक्टली, ये अच्छी बात है, ये इफेक्टिव है। ये इससे जो अगर एआई बेस्ड सिस्टम्स हैं,
जो कि ट्रेंड हुए हुए हैं बायसनेस पे, वो मौलाना इमाम अली मुगल अगर नाम में लिखा हुआ है या हाफिज अली अरशद लिखा हुआ है, तो वो जब हट जाएगा तो वो मतलब डेफिनेटली बायस को कंडेम कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बड़ी अच्छी अप्रोच है, ये तो बिल्कुल सही अप्रोच है। अच्छा, लीड कोड का क्या सॉल्यूशन है? लाइक रियल कोड प्रॉब्लम्स देनी चाहिए या क्या करना चाहिए? आप का जो प्रोजेक्ट चल रहा है रियल आपकी कंपनी में, उसका एक मॉड्यूल उठाएं और उस मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट्स समझाएं इंटर बंदे को कि भाई ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये तुमने बनाना है, और ये रियल प्रोजेक्ट का कोड है, उसकी लाइब्रेरीज जो आपके डेवलपर हुई हुई है उनकी लाइब्रेरी का भी थोड़ा सा सैंपल कोड दे दे। आपको कुछ कोई कोई बिल नहीं आएगा, कोई मसला नहीं होगा। बॉयलर प्लेट देते हैं सॉर्ट ऑफ। बॉयलर प्लेट उसको दे दे, उसको कोई जाओ ये प्रॉब्लम सॉल्व करके आओ, तुम्हारे पास 1 वीक है, और उस 1 वीक के आप उसको पे करें। यस। ठीक है, आप उसको छोड़े ना बिल्कुल, आप उसे अनपेड मजदूरी ना करवाएं, आप उसको पे करें। भैया ये आपकी बहुत अच्छी आपकी बात की आप। कंपनी का एसेट बनने जा रहा है एक बंदा, और उस बंदे की फिर आप जब वो बंदा फिर जब जब आप उसको पे करेंगे, वो अपनी फुल जान लगा के आपका काम करके देगा, तब आपके पास बहुत बड़ा सोल्यूशन होगा यार कि ओहो ये तो, हम तो इस टैलेंट को तो मतलब, अब आप, सर अच्छा अब आप अपने एग्जिस्टिंग हायरिंग प्रोसेस को इस चीज से कंपेयर करेंगे ना, तो आपको वाज़ह फर्क फील होगा वो कि क्या आपने रेज्यूमे फिल्टर कर। इंसेंटिव वाला पॉइंट आ जाता है ना बीच में, एग्जैक्टली, कि आप एग्जैक्टली। इंसेंटिवाइज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब इंसेंटिव मिलता है तो लोग फिर उसको करते हैं। हम्म, मैं एक मतलब कि मैं वैसे ही बड़ा मशहूर हूँ कि मैं ट्विटर में बहुत एक्टिव होता हूँ। हम्म, तो मैं ट्विटर में बैठा हुआ था तो वहाँ पे ना एक टेकी था। वो कहता है कि मैंने ना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर किया, हम्म, इंटरव्यू नहीं लिया। सिंपल मैंने उसे ना अपना इस टाइम रियल वर्ल्ड कोड दिया और उसे कहा कि ये ना तुम्हारे पास 1 हफ्ता है और करके लाओ और पेड है। कहता है आज अल्लाह का शुक्र है कि 4 महीने हो गए हैं प्रोबेशन उसका मैंने क्लियर कर दिया है और हमारा हम्म, सिस्टम सही चल रहा है। एग्जैक्टली। कहता सो है हमारा दैट्स हाउ सिस्टम इट्स सही इट चल रहा शुड है। वर्क ना। यार आप मतलब लगाए ना थोड़ा सा उस पे क्वालिटी का, अगर आपको टैलेंट चाहिए तो आप थोड़े से पैसे लगा देंगे भाई। अगर आप उसको अभी $100 या $25 या $50 का उसका पेड असाइनमेंट दे रहे हैं, और आप उसको हायर कर लेते हैं, वही आपके लिए $1000 का बिजनेस सॉल्व करके देता है, रेवेन्यू जनरेट करता है, तो आपके लिए एसेट है, इन्वेस्टमेंट है आपकी। थिंक फ्रॉम द बिजनेस परस्पेक्टिव ना। अच्छा, इंटरव्यूज में खैर स्कोर कार्ड का तो वही वाला कॉन्सेप्ट हो गया, वो पहले जो आपने बात की है हम्म। कि स्पेसिफिक क्वेश्चंस होने चाहिए, उसके ऊपर ही सब क्वांटिफाई होने चाहिए। हाँ, नंबर बेस्ड, क्वांटिटी बेस्ड। याद हाँ। है वो मैंने जब अभी जब मैं पर्सनल ऑडिट किया था हर रिसोर्स का, तो उसके अंदर जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस के नंबर्स थे, तो वो बेसिकली उनके स्कोर कार्ड्स बन रहे थे, तो स्कोर कार्ड की बेस पे ना फिर आप वैल्यूएट कर सकते हैं। अब तो ये काफी फ्रेमवर्क्स आ गए हैं कि इसको आप नंबर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो वाला कंसेप्ट है। जैसे हम डेटा क्वालिटी स्कोर कार्ड्स बनाते हैं ना, तो उसमें हम ये कहते हैं कि जी ये एक डेटा सेट आया है, इसके इतने टेबल से, इसके अंदर नल वैल्यूज का कितना स्कोर था, कितने परसेंटेज थी, सारा कुछ था, वही पूरा उसका कटा चटा स्कोर कार्ड, उसका रिपोर्ट कार्ड बन के सामने आता है। रिपोर्ट कार्ड का वर्ड नहीं मैं यूज करूंगा, दैट इज द छेड़ बनी हुई है मेरी, मुझे शदीद इस चीज से नफरत हो गई। ईमान भाई रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड आ गया आपका। हाँ। अच्छा, ईमान भाई स्पीड का कितना एक फैक्टर है इस सब चीज़ों में? लाइक जो जो कोई भी जो टॉप 10 कैंडिडेट्स होते हैं किसी भी एक जॉब के ऊपर, वो ना लाइक वो पहले 10 वीक्स के अंदर जो है ना वो गायब हो जाते हैं उससे, ठीक है? तो उसमें री-हायरिंग और आइडियल हायरिंग का जो टाइमलाइन है वो कितनी होनी चाहिए? 2 वीक्स होनी चाहिए, 4 वीक्स होनी चाहिए? यार मेरा तो ख्याल है कि जितनी स्पीडी आप मूव करेंगे ना, आप एक कैंडिडेट को लाते हैं, आपने 10 इंटरव्यू उसको देने हैं। ठीक है, जब 10 इंटरव्यूज के अंदर वो आपका 2 महीने लगते हैं, बीच में उसको किसी और कंपनी से ऑफर आ जाती है, वो उसको हायर कर लेती है, सो यू यू हैव लॉस्ट योर विंडो। आपको जो यू हैव लॉस्ट द कैंडिडेट, यू हैव लॉस्ट द बेस्ट टैलेंट। ठीक है, तो यार मुझे आपने तो लगता है पहले स्पीडली मूव 15 करना मिनट ही पड़ता होते हैं है इंटरव्यू में। इंटरव्यू में। यार इस पे अब काफी सारी डिफरेंट वो है ओपिनियंस है, क्योंकि बाज दफा ना देखो जो इसको क्या कहते हैं, इंट्रोवर्ट जो होते हैं ना हुँ। कैंडिडेट्स, ठीक है, वो आप इंटरव्यू में ना वो खौफजदा हुए होते हैं।
ऐसे तो ही हो सकता प्रेशर है आ कि वो गया। प्रेशर आ गया ना, जैसे ही प्रेशर आ गया तो 15 मिनट में वो परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। ऑन द अदर हैंड, ही कुड बी अ ब्रिलियंट कोडर यार, ही कुड बी अ ब्रिलियंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन आप वो, उसकी चूंकि सोशलाइजिंग स्किल नहीं है, तो यू कैनॉट जज हिम बेस्ड ऑन दिस तो फिर फर्स्ट बेहतर है कि आप प्रेफरेंसेस। जब आप मतलब कि इंस्टेड ऑफ पहला इंटरव्यू आप उसको एक कोडिंग एक्सरसाइज भेजें और वो जब आए तो उसकी बेस पे आप फिर उससे उसकी इंटरव्यू बेस पे कंडक्ट आप करें इवैल्यूएट ऑन कर लें, दैट यस, कोड ऑन दैट कोड कि कि तुमने ये कैसे व्हाई, किया। हाउ, व्हाट। हाँ, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, दैट इज द ठीक। प्रोग्रेसिव अप्रोच, यस। अच्छा, इमरान भाई आपसे जो है ना इस सेगमेंट का एक आखिरी सवाल वो ये कि अगर आपने एक कंपनी को एक ही एडवाइस देनी हो हायरिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए तो आप वो कौन सी एडवाइस दें? यार वही जो हमने अभी की है, स्ट्रक्चर कोड लेकर आओ, पेड असाइनमेंट्स दो, ठीक है। एक ये कंपनी तीन हो को गई। एक एडवाइस तो नहीं ना, मतलब वो वही बात है कि ये सारी चीजें मिलके होती है ना। अब चले अगर आपने, हाँ, चले मैं ज़रा आग लगाने वाला सवाल पूछता हूँ। आग ओके। लगाने वाला सवाल ये है कि आपने अपनी लास्ट कंपनी को एक हायरिंग एडवाइस देनी हो, वो आप क्या दें? लास्ट कंपनी को एक हायरिंग एडवाइस देनी हो तो क्या देंगे? पेड असाइनमेंट्स। सही है, सही है। अच्छा जी, फिर अच्छा अ, अब जिस तरह आजकल एक नई कहानी चल रही है कि जी एआई का ज़माना आ गया है, कोडिंग जॉब्स खत्म होने वाली हैं। अम, उम, लेकिन जो एआई के इंजीनियर्स हैं वो 2021 की जिस तरह सैलरीज़ मिल रही थी वैसे सैलरीज़ ले रहे हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल इंजीनियर्स हैं लाइक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वो जो है वो सैलरीज़ के अंदर जो है स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस सारी चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? लाइक ये जो पूरा सिनेरियो है, ये जो बाइफरकेशन है इसको आप कैसे देख रहे हैं? यार अगेन ये वही वाला, वही उसी तरफ बात चली जाती है कि आप बेसिकली, हमारा प्रोफेशन इस तरह का है कि जब तक आपको अपस्किल अपने आप को नहीं करेंगे ना, तो आप फिर पीछे रह जाएंगे। ठीक है, जो मैं खैर मैं पिछले किसी एपिसोड में ये बात की थी कि मैं डॉट नेट की टेक्नोलॉजी स्टैक पे था पहले, फिर जब मैंने देखा कि मैं एक लेवल से ऊपर जा ही नहीं सक रहा था, तो मैंने फिर अपने, मैं डेटा की डोमेन में आया, मैंने अपने आप को अपस्किल किया, और जब मैं अपस्किल किया तो फिर उसके बाद मेरी जंप्स लगी। ठीक है, करियर वाइज, प्रोफेशन वाइज, सैलरी वाइज एंड ऑल दैट। तो आप अगर एआई इंजीनियर की बात करते हो तो ये एक नया नहीं है, तो आपको तो डेडिकेट करें, डेली बेसिस पे 1 घंटा 2 घंटे आपने लर्निंग करनी करनी है। यार, आपको नहीं लगता कि जो एआई इंजीनियरिंग है उसको हमने बहुत ज़्यादा हवा बना लिया हुआ है? ऐसे ही है। और 95% जो एआई इंजीनियर्स हैं वो सिर्फ़ बातें कर रहे हैं, वो प्रॉपर एआई इंजीनियरिंग नहीं कर रहे। वो ये बात बिल्कुल ठीक जेमिनी है, क्योंकि जो, वो जेमिनी हाँ, की एपीआई कॉल करते हैं और विजय पे कहते हैं कॉल कॉल करते हैं, मी एपीआई एआई एग्जैक्टली। इंजीनियर। यार ये अगेन मैं वही बात करूंगा कि हाइप का ना लोग फायदा उठाते हैं। ठीक है, एक चीज की जब हाइप हो जाती है, तो मैं प्रॉपर एआई इंजीनियर उसको समझता हूँ जिस बंदे ने अपने हाथ से रैक बनाया हुआ हो, रैक लिखा हुआ हो, एम्बेडिंग्स जनरेट की हुई हो, उस पे सिमेंटिक एनालिसिस किया हुआ हो, उस पे एल्गोरिथम रन करके शॉर्टेस्ट पाथ या नियरेस्ट नेबर वाला एल्गोरिथम रन करके उसकी वैल्यू निकाली हुई हो, फिर उसको एलएलएम के साथ हुक किया हुआ हो, एलएलएम फिर आपको उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर रह के जवाब दे, फिर आपने एलएलएम को फाइन ट्यून किया हो, एलएलएम को आपने होस्ट करवाया हुआ हो, एलएलएम को आपने यूज किया हुआ हो। ठीक है, फिर इसके अलावा इसके ऊपर आपने एलएलएम से प्रॉम्प्ट करके तो अपनी अपनी डोमेन के नॉलेज में, तो ये सारी जो मैंने अभी बकवास की है, बेसिकली ये अगर किसी ने नहीं किया हुआ तो मैं उसको ये इंजीनियर नहीं नहीं, समझता। नहीं ईमान भाई आप बकवास नहीं करते, आप बड़ी अच्छी बातें करते हैं। तो ये मैं दुनिया उसको बड़ी एआई इंजीनियर नहीं समझता, क्योंकि ये आजकल जो 90% जो आपने बात की है, बिल्कुल सही की है, कि पाइथन का कोड लिखेंगे, चैट जीपीटी की एपीआई को कॉल करेंगे, एंथ्रोपिक की क्लॉड की एपीआई कॉल करेंगे, जेमिनी की करेंगे, और उसके बाद ना लिखा हुआ नॉर्मल सॉफ्टवेयर होगा और कहेंगे जी एआई इंजीनियरिंग है। तो दैट इज नॉट एन एआई इंजीनियरिंग। हमने मैं खुद एक पूरे सॉफ्टवेयर को ऐसे सॉफ्टवेयर को जानता हूँ जो कि बैकएंड पे जेमिनी यूज़ कर रहा है और उसके लिए कंपनी ने बहुत महँगे एआई इंजीनियर्स हायर किए हुए हैं। बेवकूफ है यार, फिर क्या किया जा सकता है। और उनसे पूछे ना कि क्या सिनेरियो है, तो वो कहते हैं कि उन्होंने गार्ड रेल्स लिखने होते हैं, सारा कुछ करना होता है।
तुम मुग़ल लोग, तुम्हें क्या पता, तुम अछूत तुम क्या छोटे-मोटे पता, तुम सॉफ्टवेयर छूत इंजीनियर। छूत शूदर हाँ, पता नहीं कहाँ नहीं वो से आप जो कहने लगे थे वो भी सही कह रहे थे। अछूत तो मैं अछूत का वर्ड यूज करना था, उसमें चे आता है तो तू चे को दूसरी तरफ ले गए। तो बेसिकली तुम जात की कुरकिली ते शतीरा तो जब ओए होए! तो पाथ फॉरवर्ड आगे जो है ना, मेरा ख्याल है दो तरह के हैं कि एक्शनेबल सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए। ठीक है, उसमें जो प्रैक्टिकल एडवाइस है फॉर जॉब सीकर वो क्या है कि आप रियल प्रोजेक्ट्स बनाएं। ठीक है, और जॉब सीकर्स के लिए जो बंदा जॉब ढूंढ रहा है वो क्या है कि वो अपने रियल प्रोजेक्ट्स बनाए, जैसे मैंने पहले कहा था, अपनी कोड रिपोजिटरीज रखें। सही है, ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करें। डिमॉन्स्ट्रेटेबल नॉलेज आपका होना चाहिए कि आप अगर एक बंदे को कह रहे हैं कि मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है, आप उठा के वो प्रोजेक्ट दिखा दें, ये लो भाई ये कोड है देख लो, ये मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला जो है ना नंबर वन पॉइंट है। नंबर टू ये है कि आपकी नेटवर्किंग की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, कि आप बड़ी जो बिग टेक कंपनीज हैं उनके साथ नेटवर्क में जाएं, सोशल नेटवर्क में बने, उनके साथ जुड़े, उनके जो हायरिंग मैनेजर्स हैं, उनके जो सीईओज हैं, उनके अंदर जो रहने वाले जो डेवलपर्स हैं उनके साथ बात करें, कम्युनिटीज में इन्वॉल्व हो, उनकी डिस्कशंस के अंदर आप अपना, अगेन वही वाली बात, अपने आप को ब्रांड बनाओ, फेमस करो। तो ये वो तरीकेकार मैं बता रहा हूँ कि जॉब सीकर्स कैसे कर सकते हैं। फिर क्योंकि कुछ कंपनीज जो होती है ना, रेफरल्स को ज्यादा वैल्यू करती हैं रादर देन एप्लीकेशन प्रोसेस के ऊपर। ठीक है, तो जब आप इस तरह की एक्टिविटीज में एंगेज होंगे तो आप रेफरल्स क्रिएट कर रहे होंगे। ठीक है, फिर अगर कुछ कुछ कंपनीज अगर आपको नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, आपने 100 जॉब से अप्लाई किए, एक से डजेंट मैटर, आप कोई अल्टरनेट कंपनीज के अंदर चले जाएं। ठीक है, वो रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी वाली बात हो रही है ना, वो जहाँ पे प्रोबेबिलिटी, यस, कि आप हाँ, 1000 जॉब्स पे करेंगे तो आप एटलीस्ट 10 आपको रिप्लाई बैक करेंगे, फिर एक कोई ऐसी जॉब होगी जो कि आपको वो कर सकेगी। अच्छा, ग्लोबली आप चले जाओ, रिमोट वर्क, मतलब अपने आप को ओपन टू रिमोट वर्क करो। ठीक है, और क्या कहते हैं, हाँ, मजे की बात, अ, दिल पे नहीं लेना रिजेक्शन को। ठीक है, सही बात है। अगर आपने रिजेक्शन को दिल इसमें पे ले लिया इसमें उनका घाटा हमारा कुछ नहीं जाता। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अगर उन्होंने अगर अच्छा इसमें बड़ा प्यारा शेर अर्ज़ है कि इसमें उनका घाटा हमारा कुछ नहीं जाता। अगर उन्होंने हायर किया होता, तो उनके सॉफ्टवेयर में कुछ वैल्यू ऐड हो जाती। ऐड हो जाती, मतलब वो कहते हैं ना, वो नहीं, वो मैट्रिक्स के अंदर वो जब नियो मिलता है, नियो कहता है इट्स एन ऑनर, मॉर्फियस कहता है नो इट्स एन ऑनर फॉर मी। तो इट्स एन ऑनर फॉर देम टू हायर यू। ठीक है, बिकॉज यू आर अ यूनिक टैलेंट। और अपने आप को कभी भी जो है ना वो लेट डाउन, अपने आप को वो कमतर नहीं समझना है, ऐसी की सख्त तैसी। लौंडा, सख्त सख्त लौंडा। लोंडा, यस। हाँ, और हायरिंग मैनेजर्स के लिए भी जो है, क्या कहते हैं, एडवाइसेस हैं, वो ये हैं कि अपना जो प्रोसेस है ना उसको ऑडिट करो। ठीक है, अपनी मेट्रिसेस बनाओ, अपने केपीआईज बनाओ, और उस प्रोसेस को पूरा जो है ना वो ऑडिट करके उसके ऊपर नए प्रोसेस बनाओ। उसमें से बायसनेस को खत्म करो, उसमें से जो डेमोग्राफिक्स की चीजें हैं उसको खत्म करो। दूसरी चीज ये है कि रिड्यूस इंटरव्यूज राउंड्स, कि अपने जो इंटरव्यूज के जो राउंड है ना उनको उनको कम करो। अगर 6 कर रहे हो तो 2 पे ले आओ। ठीक है, कोई कोई किधर से नहीं निकाल लोगे कि यार इतने सारे इंटरव्यूज जो है ना वो कर रहे हो। तो ये 2-3 चीजें ही है मेरे ख्याल है उसके लिए। अच्छा ईमान भाई आपने तो वे फॉरवर्ड भी बता ही दिया साथ ही। हाँ, वे फॉरवर्ड मैंने साथ ही बता दिया। चलें, गुड हो गया। अच्छा ईमान भाई अब ना ज़रा थोड़ा-सा अ, थोड़ा-सा एंड में चलते हैं। हम्म, वो ये है कि इस पूरी कन्वर्सेशन को इस पूरी कन्वर्सेशन का अगर हम एक एनालिसिस करें, जिसमें हम्म, आपने बात की है ब्रोकन हायरिंग प्रोसेस की, डिस्क्रिमिनेशन की, एआई बायसनेस की, मैराथन इंटरव्यूज़ की। हम्म। अच्छा क्या आपको लगता है कि ये प्रोसेसेस फिक्स हो सकते हैं या हमें ग्राउंड से नया प्रोसेस खड़ा करना पड़ेगा? यार अब तो एआई आ गई है, एआई की मदद से तो क्या कुछ नहीं हो सकता यार। एआई को बताओ ना आप, वो प्रोसेस निकाल के दे देगी आपको, ऐसे ऐसे फ्रेमवर्क बना के देगी कि आपने स्कोर कार्ड्स कैसे बनाने हैं। लेकिन लेकिन आपको नहीं लगता कि उसमें फिर वो बायसनेस एग्ज़िस्ट नहीं नहीं करती नहीं, हाँ, रहेगी? ना 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 ना, एआई को ना ना ना, एआई से प्रोसेस निकालो ना। और उसको जिस तरह आप अनबायस करो और वो अनबाय, अनबायस हाँ, खुद करो, एग्जैक्टली, खुद करो, यस, यस। ऐसे तो नहीं है ना फिर। अंधी तकलीद नहीं करनी। अंधी तकलीफ नहीं करनी, यही तो अंधी तकलीफ की वजह से तो हम सारे जो है ना वो
बदनाम हुए भाई। और आप उन इंजीनियर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस वक़्त इस पूरे प्रोसेस की वजह से जो है ना डिस्करेज होके बैठे हुए हैं? नहीं, जिन्हें रिजेक्शन को लगता दिल है पे नहीं लेना जिन्हें भाई। लगता है कि उनकी स्किल्स की कोई वैल्यू ही नहीं है इस दुनिया में। वो उन्हें जो लगता है ना कि स्किल्स की वैल्यू नहीं है, उन्होंने अपने स्किल्स को सही तरह प्रमोट नहीं किया, अपने स्किल्स को बेचा नहीं है। वो उनको ये सीखना चाहिए कि हमने अपने आप को कैसे बेचना है। मतलब कि वो जो माँ-बाप कहते हैं गंदी औलाद ना मज़ा स्वाद वो गलत कहते हैं। गलत करते हैं। ठीक है, आपको आपको अपनी स्किल सेट का पता है, बात आपने। ये है कि आपने 4 साल की डिग्री की है और आपने अगर वो 4 साल जो हैं वो गुज़ारे हैं तो आप आगे भी गुज़ार सकते हैं, इतना कोई मसला नहीं है। सिर्फ़ ये है कि यू हैव टू नो हाउ टू सेल क्योंकि ये एक ऐसी बेस है जिसकी बेस पे आप जाके जो है ना आगे सेल्फ एम्प्लॉयड और इन सब चीज़ों के ऊपर भी जा सकते हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अच्छा, मेरा जो लाइक सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे वो ये है कि 5 साल बाद 2030 में टेक हायरिंग कैसी होगी आइडियली? आपका ये विज़न तो क्या अब है? आप बताएंगे ना, देखिए आप नहीं इस सर फील्ड मैंने के वास्ते। मैंने आजकल जो है ना रिसर्च करना छोड़ दिया है। यार, इसके बारे में मुझे, मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर कोई बताओ, अपनी बात बताओ। सर मुझे जो लगता है ना वो ये लगता है कि अब क्योंकि जिस तरह एआई आई है ना लेकिन अ, बात वही है जो मैं अक्सर करता हूँ कि आपने ना अपॉर्च्युनिटी को देखना होता है कि आइदर वो आपके लिए थ्रेट है या आपने उसको अपने लिए यूटिलाइज करना है। यस। ठीक है? तो अगले 5 साल में ना जो प्रोसेस है ना वो चेंज इस तरह से होगा कि मुझ मुझे लगता है कि 9 टू 5 जो है ना वो ऑब्सोलीट हो जाएगी। ठीक है? हाँ, ये बात जो मैंने भी मैंने की भी थी। जी हाँ, ये जो डेटा है ना वो डेटा ये रिफ्लेक्ट करता है और आहिस्ता-आहिस्ता जो स्टाइलिंग और जो व्हिसल ब्लोइंग हो रही है ना वो यही नज़र आ रहा है। ठीक है? हम्म। बचेगा वो जो अपने आप को बेचेगा, सही बेचेगा और यस। अपने आप को ब्रांड बनाएगा। ठीक बस। है? अभी भी आप हमने देर नहीं की, लेकिन अगर हम मज़ीद 1 साल मज़ीद रुके रहे ना, तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, चीज़ें हाथ से निकल जाएँगी। ठीक है? एग्जैक्टली। दूसरा फॉर अर्निंग पर्सपेक्टिव अगर बात करें तो वो ये है कि आप अपनी कोशिश करें कि अपनी एसेट्स पे काम करें और जितनी जल्दी अपने आप को ये सॉफ्टवेयर डिजिटल एसेट्स। डिजिटल एसेट्स से अगर आप निकाल सकते हैं और आप हार्डकोर एसेट्स पे जा सकते हैं हाँ, ना, वो दैट इज अनदर। उतनी उतनी बेहतर है कि आपके लिए ज़रा आसानी हो क्योंकि यू नेवर नो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है? अच्छा, आपसे फाइनल एडवाइस ईमान भाई, वो ये है कि अगर आपने किसी किसी को एक एडवाइस देनी है, ठीक है? वो जॉब सीकर भी हो सकता है, वो हायरिंग मैनेजर भी हो सकता है, तो वो क्या एडवाइस होगी? यार, मेरा ख्याल है ये फिर वो बड़ा जेनेरिक सा है क्वेश्चन, लेकिन अ, आप ना थिंक क्रिटिकली, क्रिटिकल थिंकिंग। जब आप क्रिटिकल थिंकर होंगे ना, तो फिर आप अगर जॉब सीकर हैं तो आप हायरिंग प्रोसेस पर भी क्वेश्चन उठाएंगे। आप अगर हायरिंग मैनेजर हैं तो आप अगेन अपने प्रोसेस पे भी क्वेश्चन उठाएंगे। क्योंकि जब आप क्रिटिकली चीजों को सोच रहे होंगे, तो क्रिटिकल थिंकिंग एक बड़ी डिफरेंट, ये अली हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक भी हो सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना, दैट इज अ वेरी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। अब तो ये समझते हैं ना कि बाज लोग इसका गलत मतलब ले जाते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है हर हर चीज को क्वेश्चन करो। नहीं, इट डजंट मीन दैट। उसका मतलब ये है कि आप ना कुछ पैरामीटर सेट करते हैं, उसके बेस पे आप क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं। तो बी अ क्रिटिकल थिंकर, आइदर यू आर अ जॉब सीकर और यू आर अ, क्या कहते हैं, हायरिंग मैनेजर। ये मैं कहना चाहूंगा। सही है सर, फिर अगला जो लगाते हैं ना, वो क्रिटिकल थिंकिंग पे लगाते हैं सही है। शो, ठीक है? अच्छा इसके साथ ही हमारा आज की जो एपिसोड है, वो ख़त्म होती है। इट्स बीन अ लॉन्ग एपिसोड और मुझे लगता है कि हम इसको 2 पार्ट्स में अपलोड करेंगे। खैर हम्म। एट द एंड हम जो बात करूँगा वो यही है कि आप सीखते रहें, सिखाते रहें और सवाल पूछते रहें और अपने आप को कंफर्ट ज़ोन से बाहर लाएँ क्योंकि कंफर्ट ज़ोन में आने के बाद जो है ना आपका जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है ना वो रुक जाता है। हमें अपने हायरिंग से रिलेटेड रिव्यूज़ के बारे में बताएँ और जो हायरिंग मैनेजर्स हमें सुन रहे हैं वो हमें अपने जो हायरिंग प्रोसेस है उससे रिलेटेड जो उनके व्यूज़ हैं, उसके बारे में हमें बताएँ। हमें लगता है कि हमने दोनों साइड्स को हल्का-हल्का सा छेड़ा, उनको इमोशनली टच किया है,
तो आपके जो भी कैथारसिस हैं वो हमें कमेंट करें और अगर आप हमारे शो का पार्ट बनना चाहते हैं तो हमसे राब्ता करें ताकि हम आपको अपने शो में उसका पार्ट बना सकें और आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको भी जान सकें और दूसरों तक पहुँचा सकें। हम कंसिस्टेंट होने की कोशिश कर रहे हैं। कभी मैं खराब हो जाता हूँ, कभी ईमान भाई खराब हो जाते हैं। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने आप को कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट कर लें। तो आप भी अपना फीडबैक जो है हमारे साथ शेयर करें और हम आपके फीडबैक का शिद्दत से इंतज़ार करेंगे। प्लीज़ हमें लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इधर वीडियो आए, उधर आप हमसे फ़ैज़ हासिल कर लें। तो इसके साथ ही आज की एपिसोड को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर एंड कीप लर्निंग।